अगर आप एजुकेशन फील्ड में हो, आपने डीएलएड किया है, बीएड किया है, एमएड किया है, और इस फील्ड में ही आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर चाहे हम पीआरटी की बात करें, टीजीटी की बात करें, पीजीटी की बात करें, लेक्चरर की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, तो उन एग्जाम्स के लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इसमें टोटल 4 सेट्स हैं जिसमें 180 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। जिन क्वेश्चन को जब आप देखेंगे, तैयारी करेंगे, तो एजुकेशन, एजुकेशनल फिलोसफी, थिंकर्स, इंडियन वेस्टर्न, दोनों ही थिंकर्स, तो इनके बारे में आप काफ़ी कुछ जानेंगे, काफ़ी कुछ समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, और लास्ट में कमेंट करके अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, फ्रॉम विच लैंग्वेज डिड द वर्ड एजुकेशन ओरिजिनेटेड? कि जो एजुकेशन शब्द है, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसका जो राइट आंसर, लैटिन, इंग्लिश, फ्रेंच, ग्रीक, किस भाषा से हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है लैटिन। ठीक है, कि जो वर्ड एजुकेशन है वो लैटिन से आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि एजुकेशन जो ये शब्द है, ये वर्ड है, ये लैटिन भाषा से आया है। लेकिन लैटिन भाषा के किस शब्द से आया है? ड्यूसर से आया है? नहीं, ड्यूसर से नहीं आया। डॉक्ट्रिन से? बिल्कुल नहीं। एजुकेट से? इससे भी नहीं आया। तो राइट आंसर क्या है? एजुकेटम। कि एजुकेशन जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड एजुकेटम से आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फ्रॉम विच लैंग्वेज डिड द हिंदी वर्ड शिक्षा ओरिजिनेटेड? कि हिंदी शब्द शिक्षा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आप सबको पता है कि हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा जो शब्द है ये सिक्स धातु से बना है, जो किसका शब्द है? संस्कृत का। ठीक है, तो हिंदी जो शब्द है शिक्षा, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम विच लैंग्वेज डिड द वर्ड फिलोसफी ओरिजिनेटेड? कि फिलोसफी जो ये वर्ड है ये किस भाषा से आया है? लैटिन, जिस भाषा से एजुकेशन आया है? बिल्कुल नहीं। इंग्लिश? बिल्कुल नहीं। फ्रेंच? बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या है? ग्रीक। फिलोसफी जो शब्द है, वर्ड जो है, किस भाषा से आया है? ग्रीक भाषा से। व्हाट इज द सम ऑफ बोथ एजुकेशन एंड फिलोसफी कॉल्ड? कि शिक्षा और दर्शन दोनों के योग को क्या कहा जाता है? जैसे आप बीएड डीएलएड में पढ़ रहे होंगे, तो एजुकेशन और फिलोसफी का जो सम है इसको क्या कहते हैं? तो पहला जो है थियोरेटिकल फिलोसफी? बिल्कुल नहीं। सेकंड है एजुकेशनल फिलोसफी। तो यस, राइट आंसर क्या है? सेकंड, एजुकेशनल फिलोसफी। फिलोसफी और एजुकेशन दोनों का जो सम है क्या कहलाता है? एजुकेशनल फिलोसफी। जिस तरह से एजुकेशन और साइकोलॉजी का सम क्या कहलाता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी। उसी तरीके से एजुकेशन और फिलोसफी का सम एजुकेशनल फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलोस? तो फिलोसफी जो है एक ग्रीक वर्ड से आया है, लेकिन फिलोसफी में फिलोस का क्या मतलब है? फिलोस का मतलब ज्ञान है? नहीं। ठीक है, फिलोसफी है? नहीं है। फ्रीडम है? नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? फिलोस का मतलब है लव, प्रेम। ओके, फिर सोफिया का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोफिया? तो सोफिया का मतलब क्या है? प्रेम? बिल्कुल नहीं। रिस्पेक्ट? नहीं। इक्वेलिटी? नहीं। तो सोफिया का मतलब क्या है? विजडम, जिसको ज्ञान, बुद्धि, विवेक कहा जाता है। ठीक है, तो फिलोस जो है उसका मतलब प्रेम, लव है, और सोफिया का मतलब क्या है? विजडम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द फॉलोइंग सेंटेंस? कि इस वाक्य को किसने कहा है? एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। तो ध्यान रखिएगा, फ्यूचर में भी आप जो भी डीएसएसबी के केवीएस के एग्जाम देंगे उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, किसने कहा? ठीक है, गांधी जी ने कहा? नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने? नहीं। स्वामी दयानंद ने? नहीं। तो राइट आंसर क्या है इसका? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन? कि निम्नलिखित में से कौन सा मतारोपण की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो हम देख लेते हैं, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड आर इग्नोर्ड, नो प्लेस फॉर रीजनिंग,
एक्सेप्टिंग बिलीफ विदाउट एनी क्वेश्चन। तो देखिए, अगर हम इंडोक्ट्रिनेशन की बात करते हैं, जैसे मैंने अपने पहले के वीडियो लेक्चर में बताया कि यहाँ पर चीजें बच्चे के ऊपर थोपी जाती हैं, उनको बिल्कुल फ्रीडम नहीं होती सोचने समझने की, क्वेश्चन करने की। तो इसमें अगर हम देखें तो इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड इग्नोर, ये जो है इंडोक्ट्रिनेशन की विशेषता है, ये भी इसलिए नो प्लेस फॉर रीजनिंग, बिल्कुल ये भी विशेषता है। एक्सेप्टिंग बिलीव विदाउट एनी क्वेश्चन, तो ये भी इंडोक्ट्रिनेशन की विशेषता है। तो इनमें से इंडिपेंडेंट जो थिंकिंग है, इसका इंडोक्ट्रिनेशन में कोई स्थान नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? इंडिपेंडेंट थिंकिंग। व्हाट इज द स्टडी ऑफ रियलिटी इज कॉल्ड, कि फिलोसफी में रियलिटी की स्टडी को क्या कहा जाता है? मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एस्थेटिक या एक्सियोलॉजी? तो राइट आंसर क्या है इसका? मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स में रियलिटी की बात की जाती है। ओके, ठीक है। मेटाफिजिक्स में रियलिटी की, एपिस्टेमोलॉजी में किसकी बात की जाती है? नॉलेज की। और एस्थेटिक्स में सौंदर्य, और एक्सियोलॉजी में मूल्य, वैल्यू की बात की जाती है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? मेटाफिजिक्स, जिसमें स्टडी ऑफ रियलिटी की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन वैदिक फिलोसफी, कि इनमें से कौन सी वैदिक फिलोसफी नहीं है? ठीक है, तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी वैदिक फिलोसफी नहीं है। सांख्य वैदिक फिलोसफी है, अद्वैत ये भी वैदिक फिलोसफी है, न्याय ये भी वैदिक है, क्योंकि इन सब पर वेदों का असर हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो कौन सी वैदिक फिलोसफी नहीं हुई? बुद्धिज्म। ठीक है, क्योंकि ये वेदों को नहीं मानता, ये भगवान बुद्ध के जो विचार थे उसके आधार पर था। तो बुद्धिज्म जो एक वैदिक फिलोसफी नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन फिलोसफी, इनमें से कौन सी इंडियन फिलोसफी नहीं है? तो बुद्धिज्म में इंडियन फिलोसफी है, जैनिज्म ये भी है, चावाक ये भी है, और आइडलिज्म एक वेस्टर्न फिलोसफी है। तो आंसर, राइट आंसर क्या होगा? आइडलिज्म। आइडलिज्म इंडियन फिलोसफी नहीं है। ठीक है, इंडियन फिलोसफी कौन कौन सी है? बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड चावाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन विच इज फ्री फ्रॉम कास्ट रिलीजन एंड कलर इज कॉल्ड, कि वह शिक्षा जो जाति धर्म रंग सबसे मुक्त होती है क्या कहलाती है? ठीक है, रिलीजियस एजुकेशन बिल्कुल नहीं कहलाती, ऑर्थोडॉक्स बिल्कुल नहीं, नॉन ऑफ दिस ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? लिबरल एजुकेशन, उदार शिक्षा, जहां पर जाति धर्म रंग इन सब की बात नहीं की जाती, जहां पे सबको इक्वल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फिलोसफी, इनमें से फंक्शन फिलोसफी का फंक्शन या फिलोसफी का कार्य क्या नहीं है? इंडिपेंडेंट थिंकिंग ये फिलोसफी का कार्य है। डिटर्मिनेशन द नेचर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल एम, या डिटर्मिनेशन ऑफ द करिकुलम ऑफ एजुकेशन। तो इनमें से फिलोसफी का कार्य कौन सा नहीं है? तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग फिलोसफी का कार्य है, तो ये नहीं होगा। डिटर्मिनेशन द नेचर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रकृति का निर्धारण करना कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ये भी फिलोसफी का काम है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ द करिकुलम ऑफ एजुकेशन की, हाँ जैसे हमने पढ़ा कि शिक्षा की पाठचर्या का निर्धारण करना, ये भी काम है। लेकिन अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल एम्स, ठीक है, फिलोसफी का काम क्या है? एम्स डिसाइड करना, लेकिन उसको अचीव करना वो एजुकेशन का काम है, फिलोसफी का काम नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर 3। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द स्टडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड, तो जैसे हमने बात की, मेटाफिजिक्स स्टडी ऑफ रियलिटी तो नहीं होगा। ठीक है, एस्थेटिक्स स्टडी ऑफ, हम बात करते हैं आर्ट की बात करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। एक्सोलॉजी ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है इसका? एपिस्टेमोलॉजी, जहां पर नॉलेज की बात की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंस ऑफ रीजनिंग कॉल्ड, कि तर्क के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो मेटाफिजिक्स नहीं कहा जाता, एपिस्टेमोलॉजी भी नहीं होता, एस्थेटिक भी नहीं होता। तो राइट आंसर क्या है? लॉजिक। ठीक है, तर्क का विज्ञान, साइंस ऑफ रीजनिंग क्या कहलाता है? लॉजिक, तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द फॉलोइंग सेंटेंस, कि इस सेंटेंस किसने कहा, वाक्य किसने कहा? बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ठीक है, तो ये किसने कहा? अरविंदो जी ने कहा? नहीं कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने? नहीं। विवेकानंद जी की हम बात कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी। ये वाक्य किसने बोला? गांधी जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द क्वेश्चन रिलेटेड टू वैल्यूज इज आंसर बाय,
ठीक है, कि फिलोसफी में अगर वैल्यू की बात की जाती है तो इसका आंसर फिलोसफी की कौन सी ब्रांच देती है? तो मेटाफिजिक्स बिल्कुल नहीं, क्योंकि रियलिटी की बात करता है। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज की बात करता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एस्थेटिक्स तो ये भी बात नहीं करता वैल्यू की। तो वैल्यू की कौन बात करता है? एक्सोलॉजी, मूल्य मीमांसा, जहाँ पे वैल्यू की बात की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर डिसिप्लिन इज कॉल्ड, कि दो या अधिक विषयों के बीच परस्पर संवाद को क्या कहा जाता है? जहां पर दो या दो से अधिक विषयों की बात की जाती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिसिप्लिनरी अप्रोच? नहीं, बिल्कुल नहीं कहते इसको। लिबरल एजुकेशन? नहीं, ठीक है, नन ऑफ दिस, ये भी नहीं होगा। तो इंटरडिसिप्लिनरी, जहाँ पे दो या उससे ज्यादा विषयों का समावेश होता है, हम इसकी बात करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है। जैसे एजुकेशन, जिसमें बहुत सारे विषयों का समावेश है, तो एजुकेशन क्या है? एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है? एजुकेशन इज एन आर्ट, एजुकेशन इज अ साइंस, इट इज नेदर एन आर्ट और साइंस, इट इज एन आर्ट ऑफ साइंस, ठीक है। तो एजुकेशन आर्ट भी है, एजुकेशन साइंस भी है, ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा। तो आंसर क्या होगा इसका? इसमें थर्ड में आर्ट भी नहीं है, साइंस भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? फोर, ठीक है, कि एजुकेशन एक आर्ट भी है और एजुकेशन एक साइंस भी है, जहाँ पे लॉजिक भी है। तो किस तरह से बच्चों को पढ़ाना, एक आर्टिस्ट टीचर, एक आर्टिस्ट भी टीचर को कहा जाता है, कि किस तरह से सभी मेथड्स पता होने के बाद भी टीचर किस तरह से उनको यूज करना है, किस तरह से क्लास में बच्चों को ध्यान रखना है। तो साइंस भी है और आर्ट भी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड फिलोसफी इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, की जो फिलोसफी वर्ड है कौन सी दो ग्रीक वर्ड से बना है, जैसे हमने अभी बात की थी, ठीक है। तो फर्स्ट बिल्कुल नहीं, अल्फा एम्फिया बिल्कुल नहीं, नियो लेथविया बिल्कुल नहीं। तो कौन सा आंसर होगा? फिलोसोफिया, फिलोसोफिया। फिलोस का मतलब हमने क्या बात की थी? लव, और सोफिया मतलब विजडम, ओके। तो दो ग्रीक वर्ड कौन से हैं? फिलोस और सोफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is called education acquired without any specific purpose, fixed period and place, कि बिना किसी विशिष्ट शिक्षा, उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान की अर्जित शिक्षा को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट एजुकेशन? नहीं। इंडिविजुअल एजुकेशन? बिल्कुल नहीं, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन? नहीं, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन तो स्कूल में दी जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? इनफॉर्मल एजुकेशन, जो फैमिली में, घर पर, आस पड़ोस में दी जाती है, जिसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कोई पर्पज नहीं होता, कोई पीरियड नहीं होता, कोई प्लेस नहीं होती है, कहीं पे भी आपको मिल सकती है, घर में, घर के बाहर, आस पड़ोस में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है, ये राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिलोसफी लिटरली मीन्स, कि दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या है? जैसे हमने बात की, लव ऑफ ट्रूथ? बिल्कुल नहीं। लव ऑफ इंटेलेक्ट? बिल्कुल नहीं। लव ऑफ नॉलेज? नहीं। राइट आंसर क्या होगा? लव ऑफ विजडम, फिलोसोफिया, ओके। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच सेंटेंस इज करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ टीचिंग, टीचिंग के बारे में कौन सी बात सही है? इट इज डायग्नोस्टिक, बिल्कुल टीचिंग डायग्नोस्टिक है। इट इज रिमीडियल, रिमीडियल भी है, ठीक है। इट इज डायग्नोस्टिक एज वेल एज रिमीडियल, ठीक है। ऑल ऑफ वो आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो टीचिंग डायग्नोस्टिक भी है, रिमीडियल भी है, तो पहला और दूसरा दोनों एक साथ सही तो हो नहीं सकते। आंसर क्या होगा? तीसरा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? तीसरा, कि इट इज अ डायग्नोस्टिक एज वेल एज रिमीडियल, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? थर्ड, कि निदानात्मक भी है और उपचारात्मक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंस ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी, साइंस ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के विज्ञान को क्या कहा जाता है? मेटाफिजिक्स? नहीं, रियलिटी है। स्टडी ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, स्टडी ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। एस्थेटिक्स, एक्सोलॉजी, तो ये स्टडी ऑफ वैल्यूज इसमें बात की जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? स्टडी ऑफ ब्यूटी इज कॉल्ड एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र, ओके। हु सेड द फॉलोइंग सेंटेंस, कि इस सेंटेंस को किसने कहा? फिलोसफी इज द साइंस ऑफ साइंसेस, कि दर्शन विज्ञानों का भी विज्ञान है। मारिया मोंटेसरी? नहीं। एरिस्टोटल? नहीं। प्लेटो? नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? कॉम्टे, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है, ये किसने कहा था? फिलोसफी इज द साइंस ऑफ साइंस, कॉम्टे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ, कि जो शिक्षा है किसका गतिशील पक्ष है? ठीक है, साइकोलॉजी का? नहीं। सोशलॉजी का? नहीं। लिटरेचर? नहीं।
तो जैसे हम एजुकेशन और फिलोसफी के रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी। एक अच्छी फिलोसफी एक अच्छी एजुकेशन को जन्म देती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कोप ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी इज डायरेक्टली कंसर्न विद द, कि शैक्षिक दर्शन के क्षेत्र का सीधा संबंध किससे है? एजुकेशनल इवेल्युएशन नहीं, प्राइमरी एजुकेशन नहीं, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन नहीं, तो इसका डायरेक्ट संबंध है एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो एजुकेशनल फिलोसफी में एजुकेशनल प्रॉब्लम्स की बात की जाती है, चाहे टीचर से रिलेटेड हो, चाहे करिकुलम से रिलेटेड हो, चाहे स्टूडेंट से रिलेटेड हो, चाहे डिसिप्लिन से रिलेटेड हो, और इसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट इज बेस्ड द नीड फॉर टीचिंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा दर्शन के शिक्षण की आवश्यकता किस आधार पर है, ठीक है। तो सबसे पहला इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो ये नहीं होगा। डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, ये भी नहीं होगा। डाइवर्स एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा। तो फिलोसफी में हम क्या करते हैं? फिलोसफी में हम डिफरेंट फिलोसफीज को पढ़ते हैं, ठीक है, फिलोसफर्स को पढ़ते हैं, ताकि हम जो एजुकेशन को और बेहतर बना सकें, एक अच्छी एजुकेशन हम स्टूडेंट को दे सकें, ठीक है। तो डिफरेंट फिलोसफीज एक्सप्रेस डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, तो फिलोसफी में हम इसी की बात करते हैं। इसीलिए फिलोसफी पढ़ाई जाती है कि आप अलग फिलोसफर्स को पढ़ो, ठीक है, अलग फिलोसफी को पढ़ो, उन्होंने एजुकेशन को लेकर क्या कहा है, आप उस चीज को पढ़ो, ताकि हम फ्यूचर में जब स्कूल में जाएं, ठीक, कॉलेज में जाएं, तो एक अच्छी एजुकेशन बच्चों तक पहुंचा सके अच्छे तरीके से। तो राइट आंसर क्या होगा? 4। फिलोसफी एंड एजुकेशन आर डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट, बिल्कुल नहीं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। सेपरेट फील्ड ऑफ नॉलेज, बिल्कुल नहीं, नन ऑफ दिस, ये तो है ही नहीं। तो क्या है? लाइक टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलोसफी इज कंसर्न विद, दर्शन का संबंध किससे है? नॉलेज से है, बिल्कुल है, नॉलेज से है, ट्रूथ से है, वैल्यूज से भी है। तो राइट आंसर क्या होगा? 4, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? 4, ठीक है। व्हाट इज द कंपल्सरी एलिमेंट ऑफ लर्निंग, कि सीखने अधिगम का अनिवार्य तत्व क्या है? एबिलिटी टू रीड, ब्राइट माइंड, टेंडेंसी टू नो, नन ऑफ दिस। तो अगर हम लर्निंग की बात करते हैं, तो लर्निंग मतलब सीखना, जानना, तो यहाँ पे क्या है? टेंडेंसी टू नो, जानने की प्रवृत्ति ही लर्निंग है, ओके। सिर्फ ब्राइट माइंड या रीड करना ही लर्निंग नहीं है, बल्कि लर्निंग का मतलब है क्या होता है? जानने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू नो, सीखने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द गोल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? ट्रेनिंग टू मेक अ लिविंग, सिर्फ जीवन चलाने के लिए, एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल एंड हैबिट्स, गेटिंग सर्टिफिकेट, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट। तो इनमें से क्या होना चाहिए? ठीक है, तो मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट नहीं, ठीक है, गेटिंग सर्टिफिकेट ये भी नहीं, ठीक है, ट्रेनिंग टू मेक अ लिविंग बिल्कुल नहीं। तो क्या आना चाहिए अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की? तो यहाँ पे चीजें क्या है? एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल एंड हैबिट्स। नॉलेज भी है, स्किल भी सीखो, ताकि आप अच्छा कुछ कर सको, अच्छे वोकेशन में जा सको, नॉलेज जो आपकी जिंदगी भर काम आए, और एक अच्छा हैबिट डेवलप करना। तो ये एजुकेशन का मेन एम, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और औपचारिक शिक्षा में सबसे ज्यादा जो असर है किस चीज का पड़ता है? तो सबसे ज्यादा असर पड़ता है, आज के डेट में देखते हैं, मीडिया। मीडिया का असर बहुत ज्यादा बच्चों के माइंड पर पड़ता है, ठीक है। तो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन? तो राइट आंसर इज मीडिया, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर। द मेन एम ऑफ लिबरल एजुकेशन, लिबरल एजुकेशन का मेन एम क्या है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनलिज्म, फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम। तो तीनों आंसर तो बिल्कुल सही लग रहे हैं। तो फिर राइट आंसर क्या होगा? आंसर 4, ऑल ऑफ अबोव, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गीता, परा विद्या इज रिलेटेड टू, अगर गीता की फिलोसफी की बात करते हैं, तो परा विद्या का संबंध किससे है? ठीक है, स्पिरिचुअल साइंस से है, स्टडी ऑफ गीता, मटेरियल वर्ल्ड, स्टडी ऑफ वेदास। तो अगर हम परा विद्या की बात करें, तो परा विद्या का संबंध किससे है? स्पिरिचुअल साइंस से है, ठीक है। परा विद्या मतलब स्पिरिचुअल
साइंस, तो राइट आंसर क्या है? पराविद्या। बाकी के तीन नहीं होंगे। तो पराविद्या का संबंध किससे? स्पिरिचुअल साइंस से, आध्यात्मिक विज्ञान से है। गेनिंग नॉलेज एंड स्किल इज कॉल्ड, कि ज्ञान और कौशल प्राप्त करना, ज्ञान और कौशल को प्राप्त करना क्या कहलाता है? टीचिंग? नहीं, इसमें तो क्या किया जाता है? इम्पार्ट किया जाता है, दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन ये भी दिया जाता है, इमिटेशन, नकल। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है? लर्निंग, जहाँ पे हम क्या करते हैं? नॉलेज और स्किल को एक्वायर करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? आपका लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन इम्पार्टेड इन स्कूल इज बेसिकली, कि जो एजुकेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, स्कूल कॉलेज में दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल? नहीं। स्टैंडर्डाइज? नहीं। इनफॉर्मल? नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? फॉर्मल। जो स्कूल कॉलेज में एजुकेशन दी जाती है उसको हम फॉर्मल या औपचारिक शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलोसफी इज कंसर्न विद, दर्शन का संबंध किससे है? ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टडी, इंडिविजुअल नॉलेज, नॉन ऑफ दिस, या यूनिवर्सल साइंस। तो राइट आंसर क्या है? यूनिवर्सल साइंस, कि जिसमें लाइफ की बात की जाती है, इस यूनिवर्स की बात की जाती है, हम क्यों हैं, कैसे आए यूनिवर्स, कैसे बना। तो फिलोसफी में, फिलोसफी को साइंस ऑफ साइंसेस कहा जाता है। तो यहाँ पे किसकी बात की जाती है? यूनिवर्सल साइंस, सार्वभौमिक विज्ञान की बात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंशियंट इंडियन एजुकेशन एमर्ज फ्रॉम, कि प्राचीन भारतीय शिक्षा का उद्भव कहाँ से हुआ? तो जैसे हमें पता है कि दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ वेद है, तो शिक्षा की उत्पत्ति ही कहाँ से हुई है? वेद से हुई है। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय जो शिक्षा है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वेदों से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओल्डेस्ट लिटरेचर इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे पुराना साहित्य कौन सा है? तो ये तो हमें पता है, वेद। ठीक है, तो कौन सा वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या बाइबल? तो सबसे पुराना जो लिटरेचर है, साहित्य है, यजुर्वेद भी नहीं है, ठीक है, सामवेद भी नहीं है, तो कौन सा है? ऋग्वेद। तो दुनिया की सबसे पुरानी जो पुस्तक है, लिटरेचर है, कौन सी है? ऋग्वेद। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी इंस्पायर अस टू डू सेल्फलेस एक्शन, की इसमें से कौन सी ऐसी फिलोसफी है जो हमें सेल्फलेस एक्शन या निष्काम कर्म की प्रेरणा देती है? वेद, बुद्धिज्म, आइडलिज्म। तो इसका आंसर क्या है? भगवत गीता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म की प्रेरणा दी थी। तो कौन सी फिलोसफी हुई जिसमें सेल्फलेस एक्शन या निष्काम कर्म की बात की जाती है? भगवत गीता। वैदिक एजुकेशन इज डिवाइडेड इनटू विच टू पार्ट्स, की वैदिक एजुकेशन किन दो भागों में विभाजित थी? क्या किन दो भागों में डिवाइड किया गया था? परा अपरा? नहीं। ठीक है, ये किस में बात की गई थी परा अपरा की? ये बात की गई थी भगवत गीता में। इंडिविजुअल एंड सोशल? नहीं। नन ऑफ दिस, ये भी नहीं है। तो वैदिक एजुकेशन में को दो भागों में डिवाइड किया गया था। ठीक है, दिस वर्ल्डली एंड अदर वर्ल्डली, सांसारिक और परलौकिक, कि संसार के लिए भी लोगों को तैयार करना और अध्यात्म के लिए भी लोगों को तैयार करना। ठीक है, गीता इज अ पार्ट ऑफ विच बुक, की गीता किस बुक का एक भाग है? रामायण का? नहीं। वेदों का? नहीं। पुराण या महाभारत? पुराण का भी नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर इज महाभारत। महाभारत का जो भीष्म पर्व था उसी का जो भाग है, क्या है? गीता का उपदेश। ओके, हाउ मैनी वर्सेस या श्लोक्स आर इन देयर गीता? ठीक है, गीता में कितने श्लोक हैं? 600, 700, 800 या 1700? 1700 नहीं। 800 ये भी नहीं। 600 या 700? 600 भी नहीं होंगे। तो राइट आंसर क्या है? 700। तो गीता में जो श्लोक कितना है? अबाउट 700, 700 के आसपास श्लोक हैं। What was the place of learning called in the Vedic period, कि वैदिक काल में सीखने के स्थान को क्या कहा जाता था? ठीक है, स्कूल? नहीं, स्कूल तो आज के टाइम में कहा जाता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। गुरुकुल, मोनेस्ट्री या मदरसा? मदरसा तो मुस्लिम पीरियड में था, मोनेस्ट्री बौद्धिस्ट पीरियड में था। तो राइट आंसर क्या होगा? गुरुकुल। ठीक है, तो वैदिक काल में सीखने के स्थान को गुरुकुल कहा जाता था, गुरु का घर। फिलोसफी सेट्स द गोल ऑफ लाइफ एंड हु प्रोवाइड्स द मीन्स फॉर इट्स अचीवमेंट, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि दर्शन जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है, लेकिन इसको प्राप्त कौन करता है? कौन सा साधन है? मैनेजमेंट? नहीं। ऑर्गेनाइजेशन? नहीं। गवर्नमेंट? नहीं। तो इसका आंसर क्या है? एजुकेशन। ठीक है, फिलोसफी में जो
टारगेट जो ऑब्जेक्टिव में डिसाइड किए जाते हैं और एजुकेशन उसको अचीव करता है, उसको अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? एजुकेशन। फिलोसफी इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ, दर्शन शास्त्र किसकी व्याख्या है? सबकॉन्शियस माइंड, फाइनेंशियल वेबिलिटी, अफेयर्स ऑफ स्टेट? नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? लाइफ, इट्स वैल्यू एंड मीनिंग। फिलोसफी में लाइफ की बात की जाती है, इसके उद्देश्य की बात की जाती है, इसके मीनिंग की बात की जाती है, इसके मूल्य की बात की जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? वन। ठीक है, जीवन, उसका मूल्य और अर्थ। नेक्स्ट, into how many parts is the world divided in गीता दर्शन? कि गीता दर्शन में संसार को कितने भागों में बांटा गया है? एक, दो, तीन, चार? वन नहीं होगा, टू थ्री फोर, फोर भी नहीं होगा, थ्री या टू, थ्री भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या है? टू, परा और अपरा। तो गीता में जो संसार को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज मोर एम्फेसाइज इन ट्रेनिंग? कि प्रशिक्षण में किस चीजों पे ज्यादा बल दिया जाता है? फिजिकल डेवलपमेंट बिल्कुल दिया जाता है, साइकोमोटर इस पे भी दिया जाता है, स्किल डेवलपमेंट पे भी दिया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तीनों ही आंसर है, तो इसका आंसर होगा फोर, ऑल ऑफ अबो। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग? कि इनमें से कौन सी लर्निंग की विशेषता नहीं है? ठीक है, गेनिंग स्किल, नेवर एंडिंग प्रोसेस, इम्पार्टिंग नॉलेज, गेनिंग नॉलेज। ठीक है, तो इनमें से कौन सी लर्निंग की विशेषता नहीं है? तो लर्निंग का मतलब सीखना होता है। ठीक है, नॉलेज को पाना होता है, तो गेनिंग नॉलेज ये बिल्कुल ये विशेषता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस ये भी विशेषता है, गेनिंग नॉलेज, गेनिंग स्किल। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा, आप कौन सी विशेषता नहीं है? तो इम्पार्टिंग नॉलेज। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? इम्पार्टिंग नॉलेज। ठीक है, ये लर्निंग की विशेषता नहीं है, टीचिंग की विशेषता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? इम्पार्टिंग नॉलेज, ज्ञान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गीता अपरा विद्या इज रिलेटेड टू? कि गीता के अनुसार अपरा विद्या है उसका संबंध किससे है? मटेरियल वर्ल्ड से है, स्पिरिचुअल साइंस से है, स्टडी ऑफ ह्यूमन, स्टडी ऑफ रियलिटी? ठीक है, तो स्पिरिचुअल साइंस तो हमने जिससे बात की परा विद्या है। ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन ये भी नहीं है, स्टडी ऑफ रियलिटी नहीं, ये तो क्या है? ये मेटाफिजिक्स है। तो राइट आंसर क्या होगा? मटीरियल वर्ल्ड। ठीक है, अपरा विद्या का संबंध किससे है? मटीरियल वर्ल्ड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फिलोसफी मोर इम्पोर्टेंस हैज बीन गिवन टू ज्ञान कर्म एंड भक्ति योग? किस फिलोसफी में ज्ञान कर्म और भक्ति की बात की गई है? आइडियलिज्म नहीं, योग नहीं, सांख्य, गीता? ठीक है, सांख्य। तो राइट आंसर क्या है? गीता। गीता फिलोसफी में किसकी बात की गई है? ज्ञान योग की, कर्म योग की और भक्ति योग की, और इनमें से भी जो सबसे ज्यादा लास्ट में आखिर में महत्व दिया हो गया है कर्म योग को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग? कि इनमें से कौन सी पूछताछ आधारित अधिगम की विशेषता नहीं है? ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च स्किल, की रिसर्च स्किल इंक्वायरी की विशेषता है, क्योंकि इस पर बच्चा अपना एफर्ट्स करता है, रिसर्च करता है ताकि वो आंसर तक पहुंच सके। आस्क क्वेश्चन बिल्कुल है, इमिटेशन ऑनरशिप ऑफ लर्निंग? ठीक है, तो इमिटेशन की अगर बात करें तो इसमें नकल की बात की जाती है, सामने वाले को देखकर दोहराना। तो ये किसकी विशेषता नहीं है? इंक्वायरी की विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? इमिटेशन। ठीक है, डेवलप रिसर्च स्किल ये इंक्वायरी की विशेषता है, आस्क क्वेश्चन ये भी है, ऑनरशिप ऑफ लर्निंग ये भी है, इमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द नेचर ऑफ फिलोसफी? इनमें से कौन सा दर्शन का स्वभाव नहीं है? इट इज साइंस ऑफ नॉलेज, ये बिल्कुल है। ठीक है, इट इज अ कलेक्टिव इंसेम्बल ऑफ वेरियस व्यू पॉइंट, यह विभिन्न दृष्टिकोणों का एक सामूहिक रूप है, ये भी बिल्कुल है। इट इज अ प्लान्ड अटेम्प्ट ऑन सर्च फॉर द ट्रूथ, ये भी है। इट इज द टोटलिटी ऑफ मैंस क्रिएटिव आइडिया, ये टोटलिटी मैंस क्रिएटिव आइडिया, ये मैन की, ह्यूमन की समग्र रचनात्मक विचार नहीं है, क्योंकि इसमें इस यूनिवर्स की बात की जाती है, इसमें लॉजिक है, ठीक है, इसमें रिसर्च है, तो इसको हम पूरी तरीके से क्रिएटिव आइडियाज नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ए फोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो प्लेस फॉर लॉजिक एंड रीजन? कि निम्न में से किसमें तर्क और विवेक का कोई स्थान नहीं होता? इंक्वायरी नहीं, इसमें तो इसी पे आधारित होती है इंक्वायरी। ठीक है, तर्क और विवेक पर। इंडोक्ट्रिनेशन, रिसर्च,
ये भी रिसर्च में भी अगर बात करें लॉजिक और रीजन का स्थान है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में भी तो राइट आंसर क्या होगा, इंडोक्ट्रिनेशन, जहां पर चीजों को बिना सोचे समझे मान लिया जाता है, तो इंडोक्ट्रिनेशन, इसमें लॉजिक और रीजन का कोई स्थान। व्हाट डज मीन बाय प्रैग्मा, प्रैग्मा का क्या अर्थ है? तो प्रैग्मेटिज्म जो फिलॉसफी है वो किस वर्ड से आया है, प्रैग्मा। तो प्रैग्मा का मतलब क्या होता है, प्रैग्मा का मतलब होता है एक्टिविटी। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जिसका मानना है दुनिया एक्टिविटी से बनी है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों को जो भी सिखाया जाए उनको एक्टिविटी के थ्रू सिखाया जाना चाहिए। तो प्रैग्मा का मतलब क्या है, एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडियलिज्म इज बेसिकली बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ, कि आइडियलिज्म जो है ये फिलॉसफी है, ये किसके आइडियाज हैं, इस फिलॉसफी को किसने दिया था? एरिस्टोटल बिल्कुल नहीं, सोक्रेट नहीं, रूसो बिल्कुल नहीं, तो किसका आइडियाज है, प्लेटो। ठीक है, राइट आंसर क्या है, 4 है। ओके, तो प्लेटो के जो आइडियाज थे उसी से एक फिलॉसफी जो जन्मी जिसको आइडियलिज्म कहा गया, इसलिए प्लेटो को आइडियलिज्म का फादर भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू विच स्कूल ऑफ थॉट प्रैक्टिस कम्स फर्स्ट एंड थ्योरी आफ्टरवर्ड, कि किस विचारधारा के अनुसार अभ्यास पहले आता है और सिद्धांत बाद में? आइडियलिज्म, आइडियलिज्म में तो हम बात करते हैं विचारों का ही बोलबाला है, आइडियाज को, सोल को, गॉड को, इसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। एग्जिस्टेंशलिज्म, तो इसमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात की जाती है। और नेचुरलिज्म, तो इसमें प्रकृति की बात की जाती है, जो नेचर के एलिमेंट्स उसकी बात की जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रैग्मेटिज्म। इसका राइट आंसर क्या है, प्रैग्मेटिज्म, जिसमें कहा जाता है कि सबसे पहले प्रैक्टिस, एक्टिविटी फर्स्ट है और बाकी थ्योरी बाद में। तो बच्चों को जो भी सिखाया जाए एक्टिविटी के थ्रू सिखाया जाए, उससे बच्चे अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो ये फिलॉसफी कहती है कि प्रैक्टिस पहले और थ्योरी बाद में, तो प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करती है। नेक्स्ट, रिलीजियस एजुकेशन इज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय, तो रिलीजियस एजुकेशन किस फिलॉसफी में ज्यादा उसको वकालत की जाती है उसकी? तो देखो, प्रैग्मेटिज्म में किसकी ज्यादा हम कह सकते हैं वकालत की जाती है, एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं, एग्जिस्टेंशलिज्म में ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमनिज्म में ह्यूमन की बात की जाती है। ठीक है, तो कौन सी फिलोसफी बची, आइडियलिज्म, जहाँ पे गॉड की, सोल की, उनको अटेनमेंट की, इन सारी बातें की जाती है। तो राइट आंसर क्या है, आइडियलिज्म। ठीक है, रिलीजियस एजुकेशन स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय आइडियलिज्म या आदर्शवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रैग्मेटिज्म इज बेसिकली बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ, कि जो प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी है किसके आइडियाज हैं, ये किसने दिया? एरिस्टोटल नहीं, सोक्रेट बिल्कुल नहीं, विलियम एंड डीवी या रूसो? तो रूसो हमें पता है, रूसो का नाम आता है तो किसका आता है, नेचुरलिज्म, तो रूसो भी नहीं। तो राइट आंसर क्या है, विलियम एंड डीवी, जॉन डीवी। ठीक है, तो जो हम प्रेगमेटिज्म की बात करते हैं तो वो इनके आइडियाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एजुकेशन फिलोसफी एम्फेसाइज द मेथड ऑफ टीचिंग थ्रू प्ले, कि किस शिक्षा दर्शन में खेलने के द्वारा सीखने की पद्धति पे बल दिया जाता है? तो ऐसा कौन सा इज्म है, आइडियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, नेचुरलिज्म है या एग्जिस्टेंशलिज्म है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नेचुरलिज्म, जिसमें बताया जाता है कि बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाए, उनको खेल खेल में सिखाया जाए ताकि बच्चा चीजें अच्छे से सीख सके, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सीख सके। तो नेचुरलिज्म इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रियलिज्म इज बेसिकली बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ, कि रियलिज्म जो है फिलोसफी किसके आइडियाज है, किसने दिया? रूसो नहीं, क्योंकि इन्होंने नेचुरलिज्म। डीवी बिल्कुल नहीं, प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, सोक्रेट, एरिस्टोटल, सोक्रेट भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, एरिस्टोटल। रियलिज्म किसके आइडियाज हैं, अरस्तु, एरिस्टोटल के। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी इज ऑल्सो कॉल्ड अ मेटेरियलिज्म, कि किस फिलोसफी को मेटेरियलिज्म भी कहा जाता है? ठीक है, तो नेचुरलिज्म, ह्यूमनिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, तो किस फिलोसफी को मेटेरियलिज्म कहा जाता है? तो इसमें से अगर हम बात करें नेचुरलिज्म, तो नेचुरलिज्म एक मटेरियलिस्टिक फिलोसफी है। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि जो भी दुनिया बनी है, जो नेचर के और जो नेचर के जो एलिमेंट्स है इससे बनी है। तो ये फिजिकल वर्ल्ड में ज्यादा बिलीव करता है, जो यहाँ के एलिमेंट्स है उस पर ज्यादा बिलीव करता है। तो नेचुरलिज्म को मटेरियलिस्टिक फिलोसफी भी कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर जो है वो क्या है, मटेरियलिज्म का नेचुरलिज्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेचुरलिज्म इज अ बेसिकली बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ, नेचुरलिज्म जो फिलोसफी है किसका आइडियाज है? विलियम की तो हमने बात कर ली, प्रैग्मेटिज्म।
ठीक है, एरिस्टोटल क्या है, रियलिज्म। सोक्रेट, इनको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, रूसो। तो नेचुरलिज्म फिलोसफी किसके आइडियाज हैं, ये रूसो के हैं। विच ऑफ दिस फिलोसफी कंसिडर्ड स्कूल एज अ मिनिएचर ऑफ फॉर्म ऑफ सोसाइटी, कि किस फिलोसफी में स्कूल को मिनिएचर ऑफ सोसाइटी या समाज का लघु रूप कहा गया है? नेचुरलिज्म नहीं, आइडियलिज्म बिल्कुल नहीं, एग्जिस्टेंशियलिज्म बिल्कुल नहीं। तो मिनिएचर ऑफ सोसाइटी कौन कहता है स्कूल को? प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म एक ऐसी फिलोसफी है, उसको याद रखना, कि जो मानता है कि स्कूल जो है वो मिनिएचर ऑफ सोसाइटी है, समाज का लघु रूप है। ओके, तो जहां पे भी मिनिएचर ऑफ सोसाइटी की बात है मतलब प्रैग्मेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी इज ऑल्सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिज्म, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात की जाती है, जहाँ पे गॉड की बात की जाती है, जहाँ पे सोल की बात की जाती है, तो ऐसी फिलोसफी कौन सी है? आइडियलिज्म। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? आइडियलिज्म को स्पिरिचुअलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि एग्जिस्टेंशियलिज्म तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करता है, प्रैग्मेटिज्म एक्टिविटी की बात करता है, नेचुरलिज्म नेचर की बात करता है, तो आइडियलिज्म किसकी बात करता है? स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, गॉड की, सोल की, आइडियाज की। तो इसलिए इसको स्पिरिचुअलिज्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग विच फिलोसफी कॉल द क्लासरूम अननेसेसरी, कि इसमें से कौन सी फिलोसफी मानती है कि क्लासरूम जो है नेसेसरी है? तो जैसे हमको पता है कि जो नेचुरलिज्म जो फिलोसफी, इसका मानना है कि बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाए, बच्चों को नेचर के बीच में एजुकेशन दी जाए। ठीक है, क्लास के अंदर बच्चों का दम घुटने लगता है, तो इनको नेचर के बीच में एजुकेशन दी जाए। तो इसीलिए क्लासरूम को अननेसेसरी कौन बताता है? नेचुरलिज्म। द रियलिस्ट एम्स ऑफ एजुकेशन इज, तो सबसे पहले अगर हम रियलिज्म को समझें, यथार्थवाद को समझें, तो रियलिज्म एक ऐसी फिलोसफी है जो फिजिकल वर्ल्ड को, मतलब जो दुनिया हमें अपनी आंखों से दिखती है उसी को ट्रू मानता है। ठीक है, वही सच है। तो उसी के लिए बच्चों को तैयार करना है, तो सेल्फ रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट ये भी नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानता। ठीक है, टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, इसको भी हम हटा देते हैं। तो ये क्या मानता है कि जो बच्चा है उसको इस फिजिकल लाइफ के लिए तैयार किया जाए, ताकि बच्चा जो है अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके, इस फिजिकल वर्ल्ड में रह के। तो बच्चे की लाइफ को ऐसा बनाया जाए, ठीक है, ताकि इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव कर सके और अच्छे से जी सके। तो यहाँ पे क्या आएगा? हैप्पी एंड मोरल डेवलपमेंट। तो मोरल डेवलपमेंट किस तरह का? ताकि वो सोसाइटी में, ठीक है, इस फिजिकल वर्ल्ड में अच्छे से रह सके, सबके साथ मिलकर रह सके। तो हैप्पी एंड मोरल डेवलपमेंट जो एक फिजिकल वर्ल्ड में रहने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये किसका एम है? रियलिस्ट जो फिलोसफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडलिस्ट एम ऑफ एजुकेशन, अगर आइडलिस्ट की बात करते हैं तो सेल्फ रियलाइजेशन बिल्कुल सही है, अटेनमेंट ऑफ गॉड ये भी बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? दोनों होगा ना, तो फिर क्या होगा? आंसर होगा तीन, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिलोसफी हेल्ड द व्यू गॉड मेक्स ऑल थिंग गुड, मैन मेडल विद एंड दे बिकम एविल। ठीक है, कि भगवान तो सब कुछ सही बनाता है, चीजें बनाता है, जो भी भगवान ने बनाया है वो उसने अच्छा बनाया है, लेकिन इंसान उन चीजों को खराब कर देता है। तो ऐसी कौन सी फिलोसफी मानती है? ठीक है, रियलिज्म नहीं, ह्यूमनिज्म नहीं, एग्जिस्टेंशलिज्म ये भी नहीं है। तो ये कौन मानता है? नेचुरलिज्म, कि नेचर ने, इस प्रकृति ने जो भी बनाया है वो तो बिल्कुल सही बनाया है, ठीक है, लेकिन इंसान ने उन चीजों को खराब कर दिया है। तो ये ऐसी, ऐसा कौन मानता है? नेचुरलिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ, कि कौन सी फिलोसफी है जिसने प्रोजेक्ट मेथड दिया? ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें जॉन डीवी के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, किलपैट्रिक, उनका, उनको श्रेय जाता है, उनका कंट्रीब्यूशन जाता है प्रोजेक्ट मेथड के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रैग्मेटिज्म। ओके, तो राइट आंसर क्या है? प्रोजेक्ट मेथड जो है किस फिलोसफी का कंट्रीब्यूशन है? प्रैग्मेटिज्म। और दिया किसने? किलपैट्रिक ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द 19th सेंचुरी फाउंडर ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म, कि एग्जिस्टेंशलिज्म जो अस्तित्ववाद है, इस फिलोसफी के जो फाउंडर थे 19th सेंचुरी में कौन थे? हेगल नहीं, रूसो नहीं, कांट या सोरेन किकेगार्ड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? सोरेन किकेगार्ड। इन्होंने क्या कहते हैं 19th सेंचुरी में इस फिलोसफी को बनाया था, इसकी स्थापना की थी, फाउंडर थे। फिर हु वाज 20th सेंचुरी एग्जिस्टेंशलिस्ट,
कि 20वीं सदी के अस्तित्ववादी कौन थे। ठीक है, सोरेन किरगार्ड, तो इसका हमने पढ़ लिया, ये तो 19 सेंचुरी के थे। ठीक है, डीजे कॉनर, ये भी बिल्कुल नहीं थे। हेगल नहीं थे, तो राइट आंसर क्या है, जीन पॉल सार्त्र। ठीक है, तो जीन पॉल सार्त्र 20th सेंचुरी के एग्जिस्टेंस थे, और इन्होंने इस जो फिलोसफी को फेमस बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, जीन पॉल सार्त्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ योग फिलोसफी, कि योग फिलोसफी के प्रवर्तक कौन थे। तो जहां योग का नाम आता है वहां पे किसका नाम आता है, पतंजलि का। तो राइट आंसर क्या होगा, पतंजलि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फिलोसफी द ह्यूमन हैज गॉट अ सेंट्रल प्लेस, कि किस फिलोसफी में मानव को केंद्रीय स्थान दिया गया है। तो प्रैग्मेटिज्म इसमें एक्टिविटी को, रियलिज्म फिजिकल वर्ल्ड को, नेचुरलिज्म नेचर को। तो कौन सी फिलोसफी बची, ह्यूमनिज्म, जहां पे ह्यूमन को सेंट्रल प्लेस दिया गया है, केंद्रीय स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अजम्पशंस, कि मान्यताओं की क्या एक विशेषता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, प्रूफ इज रिक्वायर्ड, प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड। तो देखो, अगर जहां पे हम अजम्पशंस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं होता। जरूरी नहीं कि आप उसको सबूत दो, क्योंकि उसको हम सिर्फ मान लेते हैं। ठीक है, मान्यता है हमारी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सेकंड, प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, की अजम्पशंस की जो सबसे बड़ी विशेषता है, इसके प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सेकंड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अजम्पशंस ऑफ ह्यूमन नेचर, कि ह्यूमन नेचर की कौन कौन सी अजम्पशंस है, मान्यताएं हैं। तो ह्यूमन बींग्स आर रिलीजियस, बिल्कुल ठीक है, कि हर कोई इंसान किसी ना किसी रिलीजन में पैदा होता है, और इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर उस पर पड़ता है। आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं, हर कोई पैदा हुआ तो उसकी फैमिली किसी ना किसी रिलीजन से बिलोंग करती है। तो हम बाय नेचर जो हो रिलीजियस होते हैं, बाय नेचर सोशल होते हैं, क्योंकि सोसाइटी में रहने के लिए हम सोसाइटी में रहते हैं जहां पर हमारी नीड है सब एक दूसरे से पूरी होती है। ठीक है, तो इसलिए ह्यूमन बींग्स आर सोशल बाय नेचर, ह्यूमन बींग्स आर स्ट्रगलर, हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल है, हर कोई स्ट्रगल करता है। तो तीनों आंसर ठीक है, तो मतलब राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी स्टेबलाइज द डिग्निटी ऑफ मैन, की कौन सी फिलोसफी है जो ह्यूमन की डिग्निटी की बात करती है। तो जहां पे ह्यूमन उसकी डिग्निटी की बात आती है, एग्जिस्टेंस की बात आती है, वहां पे राइट आंसर क्या होगा, एग्जिस्टेंशलिज्म। ओके, क्योंकि नेचुरलिज्म नेचर की बात करता है, रिलीजन फिजिकल वर्ल्ड, प्रैग्मेटिज्म एक्टिविटी। तो अगर हम ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं तो कौन करता है, एग्जिस्टेंशलिज्म, जहाँ पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन डिग्निटी की बात की जाती है। एग्जिस्टेंशलिज्म इज द स्टडी ऑफ, एग्जिस्टेंशलिज्म इज द स्टडी ऑफ, तो हमने जैसे अभी बात की कि एग्जिस्टेंशलिज्म में ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात की जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ह्यूमन एग्जिस्टेंस। सेकेंड, हु वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ अद्वैत फिलोसफी, अद्वैत, इसके ओरिजिनेटर कौन थे। तो राइट आंसर क्या है, शंकराचार्य जी थे। इस फिलोसफी के ओरिजिनेटर कौन थे, शंकराचार्य जी। द बिलीफ ऑफ शंकराचार्य, अद्वैत जिनकी फिलोसफी थी, शंकराचार्य का क्या मानना था, ब्रह्मा अलोन इज रियल, द वर्ल्ड इज इलेजनरी, दुनिया भ्रम है, द इंडिविजुअल द यूनिवर्स एंड द सोल आर वन। तो देखो, अद्वैत का मतलब होता है कि दो तीन कुछ नहीं है, हर क्या है, दुनिया जो भी ईश्वर है वो एक है। अद्वैत का मतलब है एक। ठीक है, तो इसलिए ब्रह्मा, ब्रह्म अलोन इज रियल, कि ब्रह्मा ही वास्तविक सत्य है, वही एक है, उसी की अलग अलग रूप है। तो पहला बिल्कुल ठीक है, दुनिया भ्रम है भी इनकी बात ठीक है, और इंडिविजुअल हो, यूनिवर्स हो, सोल हो, सब एक ही चीज है। सब जो है ब्रह्म के रूप है, सब एक ही चीज है। ठीक है, तो तीनों आंसर ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग हु रेज द स्लोगन बैक टू नेचर। तो यहाँ पे देखो, नेचर की बात आ रही है, प्रकृति की बात आ रही है, तो राइट आंसर क्या होगा, नेचुरलिज्म, जो बैक टू नेचर की बात करता है, प्रकृति की ओर लौटो। अब हु एम्फेसाइज रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस एज द एम ऑफ एजुकेशन। तो सत्यम शिवम सुंदरम, ट्रूथ ब्यूटी गुडनेस। तो इस तरह के मोरल वैल्यूज की जो बात करता है, कौन करता है, आइडियलिज्म। तो राइट आंसर क्या होगा, आइडियलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी स्ट्रांगली एडवोकेट्स वोकेशनल एजुकेशन। तो देखो, वोकेशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो एग्जिस्टेंशलिज्म में ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात की जा रही है, ह्यूमनिज्म में
ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन हैप्पीनेस की बात की जा रही है। आइडियलिज्म में थॉट्स की बात की जा रही है, सोल गॉड की। और रियलिज्म में बात की जा रही है इस रियल वर्ल्ड की, कि इस रियल वर्ल्ड को हम किस तरह से अच्छा बना सकते हैं, किस तरह से हम इसमें अच्छे से जी सकते हैं। तो उसके लिए एक है वोकेशनल एजुकेशन, कि हर किसी को वोकेशनल एजुकेशन दी जाए ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके, इस फिजिकल वर्ल्ड को खुशी खुशी जी सके। तो राइट आंसर क्या होगा? वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, इसको कौन सी फिलोसफी इसको एडवोकेट कर रही है? तो रियलिज्म। विच फिलोसफी एम्फेसाइज दैट एजुकेशन शुड बी अ सोशल प्रोसेस, कि किस दर्शन का मानना है कि एजुकेशन एक सामाजिक क्रिया होनी चाहिए? तो जहां पे एजुकेशन एज ए सोशल प्रोसेस या एजुकेशन सोसाइटी की बात की जा रही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? प्रेगमेटिज्म। ठीक है, प्रेगमेटिज्म मानता है कि एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है जो सोसाइटी के लोगों को दी जा रही है ताकि सोसाइटी को अच्छा बनाया जा सके, सोशल डेवलपमेंट किया जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी बिलीव्स दैट द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड बाय गॉड, कि कौन सी फिलोसफी है जो मानती है कि दुनिया को भगवान ने बनाया? तो देखो फिर क्या बात आ गई, आइडियलिज्म, जो गॉड सोल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है। नेक्स्ट, हु वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ सांख्य फिलोसफी, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? पतंजलि तो योग के थे। ठीक है, ये नहीं हो सकते। और फिर राइट आंसर क्या होगा? कनाद नहीं है। महर्षि गौतम ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? महर्षि कपिल। ठीक है, ये ओरिजिनेटर थे सांख्य फिलोसफी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बिलीव दैट बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज नेचर, तो नेचर की बात हो रही है तो क्या आ गया आंसर? नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म बिलीव दैट बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज नेचर, की प्रकृतिवाद का मानना है कि हर चीज के पीछे प्रकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड, तो देखो रियल वर्ल्ड की बात हो रही है, वास्तविक दुनिया की बात हो रही है, कि कौन सी फिलोसफी मानती है कि हमें जो वास्तविक दुनिया है, रियल वर्ल्ड है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए? तो रियल वर्ल्ड की बात आती है तो रियलिज्म। ओके, प्रसिद्ध पुस्तक एमिल के लेखक कौन थे? एमिल के राइटर कौन थे? एरिस्टोटल नहीं, प्लेटो नहीं, जेन पॉल सार्त्रे नहीं, तो रूसो। ठीक है, इसके कौन राइटर थे? रूसो। विच फिलोसफी कंसिडर दैट ऑब्जेक्ट इज मोर रियल देन थॉट, कि कौन सी फिलोसफी मानती है कि जो वस्तु है वो अधिक वास्तविक है? विचार जो है ये कुछ नहीं है, ये विचार भी वस्तु को देख कर आते हैं। तो मतलब क्या है, कौन सी फिलोसफी ऐसी मानती है कि वस्तु मतलब जो फिजिकल वर्ल्ड है ये ही सही है, और जो विचार मतलब जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ये सही नहीं है? तो रियल वर्ल्ड को जो फिलोसफी मानती है वो कौन सी, हम क्या कहेंगे उसको? रियलिज्म। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट को ट्रू मानती है, आइडियाज को नहीं, थॉट्स को नहीं। तो आंसर क्या होगा? रियलिज्म। आइडलिस्ट बिलीव दैट द डैश इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, की आइडलिस्ट क्या मानते हैं कि ज्ञान का स्रोत क्या है? माइंड है, सेंस है, एक्सपीरियंस है, या सभी है? तो आइडलिज्म मानता है कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? माइंड है। द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ सांख्य फिलोसफी, की सांख्य फिलोसफी जो है इसका ओरिजिनल टेक्स्ट कौन सा है? महर्षि कपिल ने जो ये लिखा था, तो मूल ग्रंथ कौन सा है इसका? तत्व समाज, अष्टाध्यायी, चरक संहिता, या योग सूत्र? राइट आंसर इज द तत्व समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिलोसफी इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन वेलफेयरिज्म, जहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर की, ह्यूमन हैप्पीनेस की बात की जा रही है। तो ऐसी फिलोसफी कौन सी है? ऐसी फिलोसफी है ह्यूमनिज्म। तो राइट आंसर क्या है? दो होगा राइट आंसर, ह्यूमनिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बुक ऑफ योग फिलोसफी इज द, ठीक है, योग फिलोसफी की पहली बुक कौन थी, पुस्तक कौन सी जिसको पतंजलि ने लिखा था? योग अभ्यास, योग सूत्र, अष्टांग योग, या केवल बात? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज सेकेंड, योग सूत्र। योग सूत्र में ही उन्होंने योग के बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिलोसफी कंसिडर दैट थॉट इज मोर रियल देन ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है? यहाँ पे बात की जा रही है थॉट ज्यादा रियल है ऑब्जेक्ट की तुलना में, जहाँ पे ऑब्जेक्ट को रियल माना गया और रियलिज्म हो गया। लेकिन कौन सी फिलोसफी ऐसी है जो थॉट को ज्यादा रियल मानती है, ऑब्जेक्ट को नहीं? क्योंकि उसका मानना है ऑब्जेक्ट तो खत्म हो जाते हैं लेकिन थॉट्स कभी खत्म नहीं होते। तो राइट आंसर क्या है जहाँ पे थॉट की बात की जा रही है, आइडिया की बात की जा रही है? आइलिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज पर्सनल, व्यक्तिगत होते हैं, वैल्यूज इथिक्स बोथ, या नन ऑफ दिस? ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? इथिक्स की बात करते हैं तो ये इसका रिलेशन जो होता है ये प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है, ये स्कूल कॉलेज में उनमें इसका यूज होता है, प्रोफेशनल इथिक्स।
लेकिन वैल्यूज की बात की जाती है तो ये होते हैं सोशल, ये सोसाइटी में इंडिविजुअल, पर्सनल ये हो सकते हैं। मोरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज। तो वैल्यूज इज पर्सनल, ठीक है। वैल्यूज में भी कौन सी वैल्यू, मोरल वैल्यू पर्सनल होते हैं, और सोशल वैल्यूज सोशल, ठीक है। लेकिन इथिक्स की बात की जाती है तो ये ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं, ये इंस्टीट्यूट में, स्कूल कॉलेज में, कॉरपोरेट में उसका यूज होता है, प्रोफेशनल इथिक्स। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, वैल्यूज होगा, ठीक है। राइट आंसर इज वैल्यू। एग्जिस्टेंशलिज्म फिलोसफी पॉपुलराइज्ड बाय, कि एग्जिस्टेंशलिज्म जो फिलोसफी है इसको पॉपुलराइज किसने किया, इसको प्रसिद्ध किसने बनाया, तो राइट आंसर इज जीन पॉल सार्त्रे ने 20th सेंचुरी में इसको पॉपुलर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एडमिटेड दैट एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। देखो एजुकेशन की बात की जा रही है, एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस, ठीक है। तो एक किसने कहा, प्रेगमेटिज्म ने, ठीक है। तो प्रेगमेटिज्म से किस फिलोसफर का हम लेना देना है, या प्रेगमेटिज्म फिलोसफी से कौन से फिलोसफर जुड़े हुए हैं, जॉन डेवी। तो राइट आंसर क्या होगा, जॉन डेवी। वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय, मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वैल्यूज जो होते हैं कौन से होते हैं, मोरल वैल्यूज, सोशल वैल्यू, तो जिसका संबंध किससे, हमारे कल्चर से, हमारी फैमिली से, हमारी सोसाइटी से है। तो राइट आंसर वन होगा, ठीक है। कि वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय कल्चर, बाय लैंग्वेज, बाय सोसाइटी, बाय फैमिली, ठीक है। और बाकी के तीन क्या होंगे, ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, तो ये नहीं है, यहाँ पे क्या होते हैं, इथिक्स होते हैं, ओके, प्रोफेशनल इथिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इथिक्स आर डिटरमाइंड बाय फैमिली, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलीजन, कि इथिक्स किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो फैमिली नहीं, वैल्यू, कल्चर ये भी वैल्यू के थ्रू, ठीक है, रिलीजन इससे भी वैल्यू, तो ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट, ये सारी चीजें इनका संबंध किससे, इथिक्स से है, ठीक है, प्रोफेशनल इथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, why is it important to have a good relationship between teacher and student, कि शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच एक अच्छा संबंध होना क्यों जरूरी है। तो ऑप्शन वन, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव, टू मेक द एनवायरमेंट, क्लासरूम एनवायरमेंट पॉजिटिव, टू इंक्रीज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन द क्लास। तो आंसर तो तीनों ही लग रहे हैं, ठीक है, पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है। टीचिंग, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप अच्छा होगा तो क्लासरूम टीचिंग भी इफेक्टिव होगी, पॉजिटिव होगी, और स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, फोर, ओके। हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो इसका जो राइट आंसर है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, pragmatism is basically based on the ideas of, कि pragmatism है ये किसका आइडिया है, किसके आइडियाज, किसके विचारों पर आधारित है, तो एरिस्टोटल नहीं, ये रियलिज्म की बात करते हैं, सोक्रेट ये भी नहीं, रूसो ये नेचुरलिज्म की बात करते हैं। तो किसके आइडियाज पर बेस है pragmatism, विलियम एंड डीवी, जॉन डीवी, ठीक है। pragmatism, जॉन डीवी और विलियम, ओके। नेक्स्ट, रियलिज्म इज बेसिकली बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ, कि रियलिज्म किसका आइडिया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, एरिस्टोटल, अरिस्तु, ठीक है। रियलिज्म इज बेसिकली बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ एरिस्टोटल, अरिस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरलिज्म इज बेसिकली बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ, और जहां नेचुरलिज्म का नाम आता है वहां पे किसका नाम आता है, रूसो, ओके। तो नेचुरलिज्म इज बेसिकली बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ रूसो, प्रकृतिवाद मूल रूप से रूसो के विचारों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक एमिल के लेखक कौन थे, हु वाज द ऑथर ऑफ फेमस बुक एमिल। तो राइट आंसर इज रूसो, थर्ड, ठीक है। एमिल जो बुक थी इसको किसने लिखा था, रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एडमिटेड दैट एजुकेशन इज अ सोशल नीड। अब जहां पे एजुकेशन को सोशल प्रोसेस कहा जाता है, सोशल नीड कहा जाता है, या मिनिएचर ऑफ सोसाइटी कहा जाता है, वहां पर नाम आता है प्रेगमेटिज्म, और जब प्रेगमेटिज्म का नाम आता है तो किसका नाम आता है, जॉन डीवी। तो राइट आंसर क्या होगा, जॉन डीवी, ठीक है, जिनका मानना था कि एजुकेशन एक सोशल नीड है, एक समाज की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ द रिपब्लिक, एक बहुत फेमस बुक थी, तो इसके ऑथर कौन है, इसके ऑथर है प्लेटो,
ठीक है, जिसमें इनकी एजुकेशनल फिलोसफी हमें देखने को मिलती है। तो प्लेटो वॉज द ऑथर ऑफ द रिपब्लिक। ओके, द रिपब्लिक के लेखक कौन है? प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड प्लेटो एस्टेब्लिश अकेडमी? कि प्लेटो ने, जो उनका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था जिसका नाम था अकेडमिक, ठीक है, ये अकेडमी उन्होंने कब स्थापित की? तो इसका जो राइट आंसर है, उन्होंने 387 बीसी में, ईसा पूर्व में इसकी स्थापना एथेंस में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रोबेल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? की फ्रोबेल का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? तो देखो, जहां पे फ्रोबेल का नाम आता है वहां पे किसका नाम आता है? केजी, किंडरगार्टन, ठीक है, जो प्री स्कूल एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, तो उसका जो है किंडरगार्टन। तो फ्रोबेल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? किंडरगार्टन जो एक कंसेप्ट है, ये किसका था? फ्रोबेल का था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which philosopher emphasizes on the aesthetic aim of education? कौन से फिलोसफर ने शिक्षा की जो दार्शनिक सौंदर्यपरक जो उद्देश्य है उस पर उसकी बात की है, ठीक है, एस्थेटिक्स एम्स की बात की है? तो देखिए, इन सभी फिलोसफर में अगर हम टैगोर जी की बात करते हैं, ठीक है, तो एक पोएट भी थे, एक राइटर भी थे, एक आर्टिस्ट भी थे, तो इतने सारे गुण थे। तो इसका मतलब है कि जो, अगर हम एस्थेटिक एम की बात करते हैं, सौंदर्य परक की बात करते हैं, जो फिलोसफी की एक ब्रांच है एस्थेटिक, ठीक है, तो इसलिए इसकी बात किसने की थी? इस पर किसने बल दिया था? टैगोर जी ने, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं विच फिलोसफर एम्फेसाइजेज ऑन द एस्थेटिक एम ऑफ एजुकेशन, तो राइट आंसर क्या होगा? टैगोर जी, क्योंकि इनकी लाइफ में, इनके कैरेक्टर में सारी चीजें हमें दिखती हैं कि एक फिलोसफर भी थे, एक आर्टिस्ट भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ फेमस बुक पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड? तो इसके जो राइटर थे कौन थे? पाउलो फ्रेरे, ठीक है, जो एक ब्राजीलियन फिलोसफर थे। तो राइट आंसर क्या है? पाउलो फ्रेयर। इनकी बुक थी पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विवेकानंद फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इंक्लूड? कि विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन की क्या विशेषताएं थी? वो एक आइडियलिस्ट थे, या नेचुरलिस्ट थे, या प्रेगमेटिस्ट थे, ठीक है। तो ये तीनों चीजें उनकी फिलोसफी में हमें देखने को मिलती है। तो मतलब है राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ अबोव, ठीक है। एक आइडियलिस्ट भी थे, नेचुरलिस्ट भी थे, प्रेगमेटिस्ट भी थे। उनकी एजुकेशन फिलोसफी में आपको ये तीनों चीजें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रूसो टू एजुकेशन? कि इनमें से रूसो का शिक्षा में क्या योगदान रहा है? ठीक है, एजुकेशन फॉर स्टेट कंट्रोल? नहीं। ठीक है, नेशनलिज्म? बिल्कुल नहीं। तो क्या योगदान रहा है? फ्रीडम। उन्होंने कहा है कि बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाए, पूरी फ्रीडम दी जाए सीखने की, खुद से करके सीखने की। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रीडम, कि बच्चों को अगर बच्चों को अगर एजुकेशन में फ्रीडम दी जाएगी तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगोर वॉज एन आइडियलिस्ट बिकॉज ही एम्फेसाइज, ठीक है, कि टैगोर एक आदर्शवादी थे। क्यों थे? ऐसी क्या उनकी फिलोसफी में थी जिससे हमें पता चलता है कि वो आइडियलिस्ट थे? तो उन्होंने किसकी बात की थी? मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ठीक है, कि बच्चों का मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो जहां पे हम मोरल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं वहां पे क्या आ जाता है? आइडियलिज्म। ओके, तो टैगोर की अगर फिलोसफी देखते हैं तो इसमें हमें आइडियलिज्म भी मिलता है, नेचुरलिज्म भी मिलता है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि टैगोर जी एक आइडियलिस्ट थे। एज एन एजुकेशनिस्ट गांधी जी वॉज, एक एजुकेशनिस्ट के रूप में अगर गांधी को देखते हैं तो क्या वो एक आइडियलिस्ट थे, या नेचुरलिस्ट थे, या प्रेगमेटिस्ट थे, या ऑल ऑफ अबोव? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ अबोव। वो एक आइडियलिस्ट भी थे, एक नेचुरलिस्ट भी थे, और एक प्रैग्मेटिस्ट भी थे। ये सारी चीजें हमें गांधी जी की फिलोसफी में देखने को मिलती है। तो राइट आंसर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हुज फिलोसफी इज बेस्ड द करंट प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया? इसकी फिलोसफी थी, हम देखते हैं कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा उसी पर आधारित है। कि अगर आज हम इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं तो वो किस फिलोसफर से प्रेरित है?
ठीक है। तो चाहे हम 1986 की पॉलिसी को देखें, चाहे अभी 2020 की पॉलिसी को देखते हैं, तो प्राइमरी एजुकेशन का जो हम बात करते हैं, एजुकेशन जो बात करते हैं, उस पर सबसे ज्यादा असर हमें कहीं दिखता है तो गांधी जी की फिलॉसफी का दिखता है, जो क्या थी, बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा या नई शिक्षा, तालीम। ठीक है। तो इस पर किसका असर देखने को मिलता है, प्राइमरी जो एजुकेशन है, गांधी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज मारिया मोंटेस्ट्री बोर्न, कि मारिया मोंटेस्ट्री का जन्म कब हुआ था, तो राइट आंसर क्या है, 3 अगस्त 1870। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मारिया मोंटेस्ट्री टू एजुकेशन, कि मारिया मोंटेस्ट्री ने एजुकेशन को क्या दिया, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, को एजुकेशन, मोंटेस्ट्री मेथड, वुमेन एजुकेशन या लेक्चर मेथड, तो राइट आंसर क्या है, मोंटेस्ट्री मेथड। इनकी जो मोंटेस्ट्री मेथड था, खेल खेल में बच्चों को सिखाना, कोई बुक की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये मोंटेस्ट्री मेथड था इनका, शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारिया मोंटेस्ट्री फाउंडेड द डैश इन रोम ऑन 6 जनवरी 1907, कि मारिया मोंटेस्ट्री का जो स्कूल था, जब उन्होंने 1907 में रोम में खोला था, उसका क्या नाम था, चिल्ड्रंस हाउस, मोंटेस्ट्री स्कूल, लिटिल फ्लावर या चिल्ड्रंस होम, तो राइट आंसर क्या है, फर्स्ट, चिल्ड्रंस हाउस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश टॉट द चिल्ड्रन विदाउट द हेल्प ऑफ बुक थ्रू प्ले, कि ऐसे कौन से फिलोसोफर थे जिन्होंने बच्चों को बिना बुक की हेल्प के सिर्फ खेल खेल में ही चीजों को सिखाया, जिससे वो फेमस हो गए वर्ल्ड वाइड। ठीक है। क्योंकि उस टाइम सबका मानना था कि बिना बुक के बच्चे सीख नहीं सकते, लेकिन उन्होंने बिना बुक के बच्चों को सिखाया, तो इसलिए हर कोई इनको जानने लगा, पूछने लगा। तो कौन से फिलोसोफर थे, तो राइट आंसर क्या है, मारिया मोंटेसरी। उनका यही मेथड जो था, लोगों को पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों को खूब भाया, और मारिया मोंटेसरी काफी फेमस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज जॉन डेवी बोर्न, जॉन डेवी कब, उनका जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या है, 1 2 3 4, तो राइट आंसर है 20 अक्टूबर 1859, जॉन डेवी का जन्म हुआ था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टेब्लिश द फर्स्ट मेजर एजुकेशनल लैबोरेटरी स्कूल, कि किसने शैक्षिक प्रयोगशाला विद्यालय की स्थापना की थी 1896 में, तो कौन बताओ, पॉले फ्रेरे, फ्रोबेल, रूसो या डीवी, तो राइट आंसर क्या है, डीवी, कि उन्होंने सबसे पहले एजुकेशनल लैबोरेटरी जो है इसकी स्थापना की 1896 में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड एजुकेशन अ सोशल प्रोसेस, तो देखो, सोशल प्रोसेस, सोशल नीड, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, अगर ये सारी चीजें आती हैं, तो अगर एजुकेशन को सोशल सोसाइटी से लिंक किया जा रहा है, सोशल नीड बताया जा रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, प्रैग्मेटिज्म या जॉन डीवी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिलीव दैट द स्कूल शुड बी अ लिविंग लैब फॉर द चिल्ड्रन, कि किसका मानना था कि स्कूल एक जीवंत प्रयोगशाला होनी चाहिए, जिस तरह से प्रयोगशाला में, लैब में नए नए इन्वेंशन होते हैं जो सोसाइटी के काम आते हैं, उसी तरीके से स्कूल भी लैब होगा, तो बच्चों को इस तरह से सिखाया जाएगा ताकि सोसाइटी में जाएंगे और सोशल जो नीड है उसकी उसको फुलफिल करेंगे। ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, जॉन डीवी। ओके। जिनका मानना था कि स्कूल क्या है, स्कूल को एक लिविंग लैब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वॉज कॉल्ड फादर ऑफ क्रिटिकल पैडागोजी, कि इसको क्रिटिकल पैडागोजी का फादर कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या है, पाउले फ्रेरे, इनको फादर ऑफ क्रिटिकल पैडागोजी कहा जाता है, आलोचनात्मक शिक्षण का जनक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच इन विच टीचर्स स्टोर इंफॉर्मेशन इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट, कि ऐसा माना जाता था पहले कि स्टूडेंट के दिमाग में कुछ नहीं होता, उनका माइंड खाली होता है, और टीचर का काम है उस खाली माइंड में इंफॉर्मेशन, नॉलेज डालना। ठीक है। तो जिस तरह से हम बैंक में पैसे डालते हैं, उसी तरीके से टीचर जो है बच्चों के माइंड में इंफॉर्मेशन डालते हैं। तो इस अप्रोच को क्या कहा गया, ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, आइडियलिस्ट या मॉडर्न, तो क्या कहा गया, तो राइट आंसर क्या है इसका, बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। इसको क्या कहा गया, बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा, जिसमें माना जाता था कि टीचर जो है स्टूडेंट के दिमाग में चीजों को, जैसे हम बैंक में पैसे डालते हैं, वैसे टीचर स्टूडेंट के माइंड में क्या डालते हैं, इंफॉर्मेशन। ओके। तो ये बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो इस बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन को किसने क्रिटिसाइज किया, किसने क्रिटिसाइज किया, राइट आंसर क्या है इसका, पाउले फ्रेरे, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। ठीक है। और इसको क्रिटिसाइज करने के बाद
हु वॉज इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन, की समस्या प्रस्तुत करने वाली शिक्षा की शुरुआत फिर किसने की? इसमें क्या था कि बच्चों के सामने प्रॉब्लम दो और बच्चों को अपॉर्चुनिटी दो कि उस प्रॉब्लम को बच्चा खुद से सॉल्व करेगा, जिसमें टीचर उसकी हेल्प कर सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की होगी। तो ये प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन ने किसने दिया? तो इसका भी आंसर क्या है? पाउले फ्रेरे। ठीक है, उन्होंने बैंकिंग कंसेप्ट को क्रिटिसाइज किया और प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन, समस्या प्रस्तुत करने वाली शिक्षा की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज प्लेटो बोर्न, प्लेटो का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? 21, 37, 57, 27। तो राइट आंसर क्या है? प्लेटो का जन्म 427 बीसी ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ आइडियलिज्म फिलोसफी, जहां पे आइडियलिज्म का नाम आता है वहां पे किसका नाम आता है? प्लेटो का। तो आइडियलिज्म का जनक, ठीक है, आदर्शवाद का जनक या आइडियलिज्म का फादर किसे कहा जाता है? प्लेटो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to which model of education the education of children was considered the right of state, किस मॉडल के अनुसार ये माना जाता है कि एजुकेशन जो है वो स्टेट की, राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गांधीयन मॉडल, एथेनियन मॉडल, ब्रिटिश मॉडल या स्पार्टन मॉडल? तो राइट आंसर क्या है? स्पार्टन मॉडल। स्पार्टन मॉडल कहता है कि जो एजुकेशन है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो प्लेटो से पहले अगर हम बात करें एथेंस की, वहां की बात करते हैं, तो वहां पे इस तरह की एजुकेशन चलती थी। ओके। डैश वॉज अ नेचुरलिस्ट, अगर नेचुरलिज्म का नाम आता है तो किसका नाम आता है? रूसो। तो रूसो कौन थे? एक नेचुरलिस्ट थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिमार्क्ड दैट लीव द चिल्ड्रन अलोन, किसने कहा कि बच्चों को अकेला छोड़ दो, उनको सिखाओ मत, बल्कि उनको अपॉर्चुनिटी दो ताकि बच्चा खुद सीखे। तो उनको पूरी फ्रीडम दो। तो जहां फ्रीडम की बात आ रही है, ठीक है, वहां पे हम बात करते हैं रूसो की, जिनका मानना था नेचुरलिज्म, कि बच्चों को सिखाने की कोशिश मत करो, उनको अकेला छोड़ दो, उनको खुद से सीखने का मौका दो, उनकी प्रकृति ही उनको सिखाएगी। हु कॉल्ड चिल्ड्रंस स्कूल एज गार्डन, टीचर एज अ गार्डनर एंड स्टूडेंट एज अ फ्लावर और प्लांट, कि किसका मानना था कि स्कूल को एक गार्डन की तरह होना चाहिए, टीचर्स को गार्डनर की तरह, और जो बच्चे हैं वहां पर वो एक प्लांट, हम कह सकते हैं प्लांट की तरह है, फ्लावर की तरह है। तो ये किसका मानना था? मारिया मोंटेसरी, गांधी जी, फ्रोबेल या रूसो? तो राइट आंसर क्या है? फ्रोबेल। ठीक है, फ्रोबेल की फिलोसफी में फ्रोबेल ने कहा कि स्कूल गार्डन की तरह होना चाहिए, टीचर गार्डनर की तरह, और बच्चा जो होना चाहिए फ्लावर या प्लांट की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट जस्ट एजुकेशन, किसने कहा कि सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने ही एजुकेशन नहीं है? तो ये बात किसने कही? टैगोर जी ने नहीं, पॉलो फ्रेरे ने नहीं, ठीक है, विवेकानंद जी ने नहीं, ये बात किसने की? अरविंदो ने। ठीक है, कि सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना या सूचनाओं का संग्रह मात्र ही शिक्षा नहीं है। Who among the following talked about the union of East and West in his philosophy, कि किस फिलोसफी, कौन से फिलोसफर ऐसा था जिनका मानना था कि जो भी बच्चों को सिखाया जाए, ईस्ट और वेस्ट की जो भी चीजें हैं, जो भी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन है, जो भी बातें हैं, जो तरक्की, वो सारी चीजें बच्चों को बताई जानी चाहिए। ठीक है, तो ईस्ट और वेस्ट दोनों ही चीजें बच्चों को सिखाई जानी चाहिए, बताई जानी चाहिए, जिससे वर्ल्ड सिटीजनशिप की बात की जा सकती है, ह्यूमनिज्म की बात हम इसमें कहीं ना कहीं हमें मिलती है। तो ये जो बात थी किसने कही थी? श्री अरविंदो जी ने। ईस्ट और वेस्ट का मिश्रण, ठीक है, मिलन, यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर गेव इंपॉर्टेंस टू योगा इन एजुकेशन, की कौन से फिलोसफर ने एजुकेशन में योगा की को इंपॉर्टेंस दिया कि एजुकेशन में योगा होनी चाहिए? टैगोर जी ने, रूसो ने, गांधी जी ने या अरविंदो ने? तो राइट आंसर क्या है? अरविंदो। ठीक है, जिन्होंने एजुकेशन में योगा को डालने की, इंक्लूड करने की बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज रविन्द्रनाथ टैगोर बोर्न, कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, जून 31 नहीं, ठीक है, अक्टूबर 20 नहीं, मई 31 नहीं, तो राइट आंसर क्या है? मई 7, 1861। ओके, डेट ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगोर स्टेबलाइज शांति निकेतन आश्रम स्कूल, कि टैगोर ने जो शांति निकेतन था उसकी स्थापना कब की थी? तो इसकी स्थापना की थी उन्होंने 1901, 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड that children should be given the opportunity of self publishing for their creative development, देखो क्रिएटिव डेवलपमेंट आ रहा है, सेल्फ पब्लिशिंग आ रहा है, तो
टैगोर जी बचपन से ही जो उनके अंदर की जो उनकी क्रिएटिविटी थी, वो उनको लिखने का बहुत शौक था, तो कविताएं, कहानियां बचपन से ही उसको पब्लिश करवाते थे, ठीक है। तो इसलिए आगे चल के उन्होंने कहा कि बच्चों की जो इस तरह की क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटिव आइडियाज हैं, उसको भी बच्चों को क्या है स्टार्टिंग से उसको पब्लिश किया जाना चाहिए, ठीक है, उसको लोगों के सामने लाना चाहिए। तो ये बात जो है, अगर हम बात करते हैं क्रिएटिव डेवलपमेंट की बात, कौन करता है? वही टैगोर जी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन गीतांजलि? कि टैगोर जी को नोबेल प्राइज कब मिला? तो 1913 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज गांधी जी बोर्न? गांधी जी का जन्म कब हुआ था, बताइए। 1879, 1869, 59 या 89? तो राइट आंसर क्या है? 1869, पोरबंदर में हुआ था इनका, अक्टूबर 2 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी टू एजुकेशन? की गांधी जी का शिक्षा में क्या योगदान था? ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा बेसिक एजुकेशन, जिसको नई शिक्षा, तालीम या बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है, ठीक है। 1937 वर्धा में जो समिट हुआ था, वहां पे गांधी जी ने अपनी फिलॉसफी रखी थी, जिसको किस नाम से जाना गया? बेसिक एजुकेशन या नई शिक्षा तालीम। और 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, या हम 2020 की बात करते हैं, उसमें भी इसको खास जगह दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु लेड एम्फेसिस ऑन एजुकेशन थ्रू इंडस्ट्री? किसका मानना था कि बच्चों को जो भी चीजें सिखाई जाए, इंडस्ट्री के थ्रू सिखाई जाए? तो ये भी बात किसने कही थी? गांधी जी ने अपनी जो बेसिक एजुकेशन में उन्होंने बात कही थी कि बच्चों को थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल चीजें भी सिखाई जाए, ताकि बच्चे आत्मनिर्भर बन सकें। तो 6th क्लास से ही बच्चों को जो भी इनको ट्रेनिंग दी जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, वो इंडस्ट्री के थ्रू दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फिलोसफर हैड द आइडिया ऑफ मेकिंग चिल्ड्रन सेल्फ रिलायंट? ठीक है, थ्रू एजुकेशन। तो अब यहाँ पे किसकी बात आ गई? आत्मनिर्भर बनाने की बात आ गई। और आत्मनिर्भर बनाने की बात आ गई तो किसकी बात आ गई? गांधी जी की बात आ गई, ठीक है। आज आज जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो ये गांधी जी ही कहा करते थे। ओके। हु बिलीव डेट वी कैनॉट नो द ट्रूथ फ्रॉम एनी पर्सन, बुक और ट्रेडिशन? किसका मानना था कि हम किसी व्यक्ति, पुस्तक या परंपरा से सत्य को नहीं जान सकते, उसके लिए हमें खुद प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो ये बात कही थी जिद्दू कृष्णमूर्ति जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दिस फिलोसफर्स वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड टीचर? कि इसमें से किस फिलोसफर को जो थियोसॉफिकल ऑर्गेनाइजेशन था, वर्ल्ड टीचर या विश्व शिक्षक की उपाधि दी थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन जुड़ा था? जिद्दू कृष्णमूर्ति। तो इसलिए जिद्दू कृष्णमूर्ति जी को थियोसॉफिकल जो ऑर्गेनाइजेशन था, उसने वर्ल्ड टीचर की उपाधि दी। ओके। वैन वॉज विवेकानंद जी बोर्न? तो विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो अक्सर हम जनवरी 12 को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड यूथ डे मनाते हैं। तो क्योंकि इस दिन विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, 12 जनवरी 1863। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द मॉडर्न एरा टू डिस्क्राइब द ट्रूथ ऑफ वेदांता फ्रॉम द वेस्टर्न स्टेज? कि पश्चिमी मन से वेदांत की सच्चाई का वर्णन करने वाले आधुनिक युग के पहले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? विवेकानंद जी, ठीक है। विवेकानंद जी, जिन्होंने 1893 अमेरिका के शिकागो शहर में जो धर्म की महासभा थी, उन्होंने जब बोलना स्टार्ट किया, तो सभी लोगों ने खड़े होकर उनके लिए 2 मिनट से ज्यादा तक उनके लिए क्लैपिंग की, तालियां बजाई, ठीक है। तो वेदांता को वेस्टर्न स्टेज पे रखने वाले पहले व्यक्ति जो थे, स्वामी विवेकानंद। विच ऑफ दिस फिलोसफर्स गिव प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ वेदांता फिलोसफी? कि इनमें से किस फिलोसफर ने वेदांता को एक प्रैक्टिकल, एक व्यवहारिक रूप दिया? तो अभी जैसे हमने बात की, विवेकानंद जी, ठीक है, जिन्होंने वेस्टर्न सोसाइटी में जाकर, अमेरिका में जाकर वहां पे वेदांता को सबके सामने रखा, तो उन्होंने वेदांता को एक व्यवहारिक रूप दिया। विवेकानंद पार्टिसिपेटेड इन धर्म सम्मेलन ऑर्गेनाइज इन शिकागो, यूएसए। कब उन्होंने भाग लिया था? तो अभी जो मैंने आपको बताया, 1893, सितंबर 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु एम्फेसाइज द रिजर्वेंस ऑफ वैदिक कल्चर थ्रू एजुकेशन? की शिक्षा के माध्यम से वैदिक संस्कृति के प्रोत्थान पर किसने बल दिया? तो देखो, जो फिलोसफर, एक जिन्होंने एक स्लोगन दिया था, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। तो उन्होंने शिक्षा के माध्यम से वैदिक संस्कृति को फिर से लाने की बात की थी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके।
क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा शिक्षा का एक अनौपचारिक साधन या इनफॉर्मल एजेंसी नहीं है? तो देखिए, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और उसको समझिए, फिर आप आंसर करिए। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा शिक्षा का एक अनौपचारिक साधन या इनफॉर्मल एजेंसी नहीं है। तो जब हमने एजेंसी ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ा तो तीन तरह की एजेंसी पढ़ी थी हमने, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, जिसको हिंदी में हम कहेंगे औपचारिक, अनौपचारिक और नॉन औपचारिक। तो जब हम सबसे पहले परिवार की बात करते हैं ना, तो परिवार तो शिक्षा की एक अनौपचारिक एजेंसी या अनौपचारिक साधन है, तो ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। आस पड़ोस, ये भी शिक्षा का एक अनौपचारिक साधन है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछा है ना कौन सा एक अनौपचारिक साधन नहीं है। धर्म की बात करें तो धर्म भी शिक्षा का एक अनौपचारिक साधन है, एक इनफॉर्मल एजेंसी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ख, विद्यालय। जब हम विद्यालय की बात करते हैं तो विद्यालय क्या है? शिक्षा का एक अनौपचारिक साधन नहीं है। तो फिर एक कौन सा साधन है? विद्यालय शिक्षा की एक फॉर्मल एजेंसी है, एक औपचारिक साधन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? विद्यालय, ख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा शिक्षा का एक औपचारिक साधन है, फॉर्मल एजेंसी है? तो हमने ये तो पता चल गया हमने कि समाज की बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं, परिवार की बात कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? शिक्षा का एक अनौपचारिक साधन या इनफॉर्मल एजेंसी है। और औपचारिक साधन क्या है शिक्षा का? विद्यालय हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, ये सब क्या है? औपचारिक साधन है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ऑप्शन आपका ए है, क। ठीक है, समाज, तो समाज शिक्षा का औपचारिक साधन नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा? ये गलत। उसके बाद विद्यालय, तो विद्यालय बिल्कुल ठीक है, एक औपचारिक साधन है, कॉलेज भी एक औपचारिक साधन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? घ, ग और ग दोनों। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? घ, कि घ और ग दोनों ही शिक्षा के औपचारिक साधन हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो देखिए, जब क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं ना, तो ये जरूरी थोड़ा ना है कि आप जितने भी क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हैं वो क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चन या उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आए। तो इसीलिए जरूरी ये है कि आप क्वेश्चन के साथ चीज़ों को समझिए। अगर चीज़ों को सही तरीके से समझेंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा, तो फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। फिर क्वेश्चन नंबर 3, पर संस्कृतिकरण या अकल्चराइजेशन क्या होता है? इसका मतलब क्या है? कल्चर तो हमें पता है, ठीक है, लेकिन अकल्चराइजेशन, पर संस्कृतिकरण क्या है? तो देखिए, आप क्वेश्चन से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर संस्कृतिकरण, लेकिन उसके साथ क्या है? पर संस्कृतिकरण। तो पर संस्कृतिकरण आमतौर पर हम जैसे कहते हैं ना, पराया, ठीक है, परदेश, मतलब कोई दूसरा, अलग। तो यहाँ पे चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं? अपनी स्वयं की स्वदेशी संस्कृति को सीखना। तो देखिए, जब हम पर संस्कृतिकरण की बात करें ना, तो मतलब दूसरी संस्कृति। तो यहाँ पर अपनी स्वयं की स्वदेशी संस्कृति को सीखना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आंसर गलत हो जाता है। ख, किसी दूसरी संस्कृति को सीखना। तो देखिए, पर संस्कृति मतलब कोई दूसरी संस्कृति। तो यहाँ से आप क्वेश्चन से ही आप आंसर को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ख, किसी दूसरी संस्कृति को सीखना। और फिर ग, स्वदेशी संस्कृति की बुराई करना, बाहरी विदेशी संस्कृति की बुराई करना। तो इस तरह के जो आंसर अगर कई बार आपको मिले ना, तो इस तरह से, इस तरह के जो ऑप्शन जो मिले, तो ज्यादातर ये जो होते हैं बिल्कुल नहीं होते। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ख है, किसी दूसरी संस्कृति को सीखना। तो इसे हम क्या कहते हैं? पर संस्कृतिकरण, किसी दूसरी संस्कृति की तरफ आकर्षित होना, उसको सीखने की कोशिश करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? बहुभाषावाद। तो यहाँ पे भी हम क्वेश्चन से समझते हैं, बहुभाषावाद या मल्टीलिंगुअलिज्म से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, बहुभाषा मतलब काफी सारी भाषाएं, ठीक है। तो बहुभाषा से तात्पर्य, पहला ऑप्शन क्या है? एक भाषा का प्रयोग। तो एक भाषा और बहुभाषा दोनों में कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि बहुभाषा का मतलब काफी ज्यादा है। ठीक है, तो आंसर जो ऑप्शन 1 है, ये तो वैसे ही गलत हो जाता है। और ख क्या है? एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। ग क्या है? क और ख दोनों ही। तो क तो वैसे ही गलत है। और घ की बात करें तो क और ख दोनों ही गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बहुभाषा की बात करते हैं ना, तो बहुभाषा मतलब एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुभाषा। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब बहुभाषा की बात की जाती है ना,
एक से अधिक भाषाएं या दो से अधिक भाषाएं का प्रयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुभाषा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो भारतीय संविधान की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? हमारी संविधान में कितनी भारतीय भाषाओं को स्वीकृति दी गई है, मान्यता दी गई है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या है, 22। हमारे संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को जगह दी गई है, उनको स्थान दिया गया है, उनको मान्यता दी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो देखिए, जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं, प्रियम्बल की बात करते हैं, तो इसको भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। तो जब आप इसको देखेंगे ना, अक्सर जब आप अपनी एसएसटी की बुक ओपन करते होंगे तो स्टार्टिंग में ही प्रियम्बल, भारत की संविधान की प्रस्तावना आपको देखने को मिलती थी, जिसकी स्टार्टिंग ही होती थी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो यहाँ पर उस प्रस्तावना में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं इनमें से जो उसमें हमें देखने को नहीं मिलते? तो समानता की बात करें तो ये तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, समानता की बात की गई है। स्वतंत्रता की बात की गई है, न्याय की भी बात की गई है। तो कौन सा शब्द आ गया जिसकी बात नहीं की है, जो शामिल नहीं है? पवित्रता। ठीक है। तो ये पवित्रता जो शब्द है हमारी संविधान की प्रस्तावना में, ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं? तो सभी नागरिक की बात की जा रही है, यहाँ पे समानता की बात की जा रही है। तो देखिए, भारतीय संविधान में जब हम बात करते हैं, हमारे मौलिक अधिकार में एक अधिकार है समानता का अधिकार, जिसका अनुच्छेद कितना है, 14 से लेकर 18 तक। तो हमारे जब बात करते हैं कि समानता की बात करते हैं, सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं, उनकी जात के आधार पर, रंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो हम समानता के अधिकार की भी बात करें तो उसमें जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 15 में ये बात की गई है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं, उनके साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं हो सकता, उनको वहां जाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो देखिए, जब हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं ना, तो मौलिक अधिकार में हमें कुछ अधिकार मिले हैं, जैसे समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 19 से 22 की बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार, 23 और 24 की बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 की बात करते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29-30 की बात करते हैं तो संस्कृति का अधिकार। ठीक है। और अनुच्छेद 32 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 में किसका जिक्र है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो मतलब क्या है कि जो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है ना, इसको किसमें जगह दी गई है, किसके अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसमें कहा गया है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है ना, तो संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर वहां पर आप कंप्लेंट कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था आपके अधिकारों का हनन करती है तो आप संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आपातकाल के दौरान भी कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? मान लो देश में जैसे एक बार पहले इमरजेंसी आ चुकी है, अगर इमरजेंसी आती है तो कौन सा ऐसा अधिकार है जो सरकार आपसे छीन नहीं सकती? तो ये कौन सा अधिकार हो गया, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये ऐसा अधिकार है जो आपसे छीना नहीं जा सकता, जिसको निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो इसको याद रखना, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, बाकी सारे अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत या आप कह सकते हैं अस्पृश्यता को समाप्त करता है? ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क, अनुच्छेद 17, जो किसी भी प्रकार के छुआछूत को समाप्त करता है, खत्म करने की बात करता है। उसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 6 वर्ष 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो देखिए, हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में 2002 में 86 अमेंडमेंट हुआ था, 86वां संशोधन हुआ था, जिसके तहत हमारे संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया, 21A।
जिसमें निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। तो जब पूछा गया तो जो हम बात करते हैं कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की बात करते हैं, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं, तो ये संशोधन हमारे संविधान में कब हुआ, कब निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए एक नया आर्टिकल बनाया गया था, आर्टिकल 21A। तो एक कब हुआ? 2002 में हमारे संविधान में 86 अमेंडमेंट या 86वां संशोधन हुआ, जिसमें निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को, ठीक है, मौलिक अधिकार बनाया गया। तो संशोधन कौन सा था? 86, ठीक है, 86वां संशोधन हुआ था। उसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की गारंटी देता है? तो कौन सा आर्टिकल देता है? तो इसका सही आंसर है क, अनुच्छेद 14, जो समानता के अधिकार की गारंटी देता है। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करता है? कौन सा अनुच्छेद है? जैसे अभी हमने बात की कि हाँ अनुच्छेद, ठीक है, तो ख, ख कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21A, 21A। ये क्या करता है? ये शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करता है। मैंने आपको बताया ना कि 2002 में 86 अमेंडमेंट हुआ, 86वां संशोधन हुआ, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिली, और इसके लिए एक नया आर्टिकल आया, आर्टिकल 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की अनुमति देता है? ठीक है, तो देखिए, भारत के किसी हिस्से में जाना, वहाँ पे निवास करना, वहाँ पे अपना घर लेना, ठीक है, वहाँ पे रहना, तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है? तो यहाँ पर बात की जा रही है, किससे संबंधित है? स्वतंत्रता से, ठीक है, कि आप बिल्कुल फ्री हैं, भारत के किसी भी हिस्से में भी आप जाके रह सकते हैं, कमा सकते हैं, खा सकते हैं। तो आपको इसकी गारंटी कौन देता है? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? कि जब हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम की बात करते हैं ना, तो मतलब शिक्षा के अधिकार को कब कानूनी मान्यता प्राप्त हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर जो है, आंसर घ, वर्ष 2009 में। हमारे हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, जिसको आरटी एक्ट हम कहते हैं, ये अधिनियम पारित हुआ और शिक्षा को कानूनी मान्यता मिली, एक अधिनियम बना, ठीक है। तो ये किस वर्ष पारित हुआ? ये वर्ष 2009 को पारित हुआ था और 2010 से ये लागू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में आधुनिकीकरण से तात्पर्य क्या है? जब हम शिक्षा में आधुनिकीकरण की बात करते हैं ना, तो उसका अर्थ क्या है? तो आधुनिकीकरण का अर्थ कुछ नयापन, नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, क, ये भी ठीक लग रहा है। ख, नई शिक्षण तकनीक का प्रयोग, ये भी ठीक है। ग, शिक्षण और अधिनियम के तरीकों में नया परिवर्तन, नौ परिवर्तन, तो तीनों ठीक है। मतलब सही आंसर क्या होगा? घ, उपरोक्त सभी। जब हम शिक्षा में आधुनिकीकरण की बात करते हैं ना, तो आधुनिकीकरण का मतलब सिर्फ सिर्फ नई तकनीक का इस्तेमाल करना नहीं होता, सिर्फ सिर्फ नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं होता, ठीक है। आ, सिर्फ नई मशीनों का इस्तेमाल करना नहीं होता, बल्कि नई जो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण में जो नयापन है, पढ़ाने वाले के दिमाग में भी जो नयापन है, नए समय के हिसाब से चलना, नई चीजों को अपनाना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? आधुनिकीकरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से क्या वैश्वीकरण का एक लक्षण नहीं है? ठीक है, तो जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं ना, तो मतलब एक देश का बाकी देशों के साथ जुड़ाव। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि वैश्वीकरण का लक्षण नहीं है? तो पहला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग, ठीक है, तो लक्षण है वैश्वीकरण का। ख क्या है? अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान, आपसी सांस्कृतिक आदान प्रदान, ये भी है। विचारों में खुलापन, बिल्कुल है, तभी तो वैश्वीकरण आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लास्ट देखेंगे, घ, असंवेदनशीलता, मतलब किसी कोई परेशान हो, खुश हो, किसी से किसी तरह का कोई मतलब नहीं, ठीक है, किसी से किसी प्रकार का कोई सहानुभूति नहीं, सिर्फ अपने तक सीमित रहना। तो ये जो है क्या है? ये वैश्वीकरण का लक्षण नहीं है। जब हम अपने बारे में सोचें, सिर्फ अपने आप के बारे में सोचें, अपने दूसरे के बारे में हम बात ना करें, ठीक है, तो इस तरह की जो सोच है, इस तरह की जो चीज़ है, ठीक है, इस तरह की जो एक्टिविटी है, वो वैश्वीकरण का लक्षण नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से क्या निजीकरण का लक्षण नहीं है? तो जब हम निजीकरण की बात करते हैं ना, जब हम
सार्वजनिकरण की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, तो समाजवाद में तो भाई सभी के मतलब वहाँ पे गरीबों को भी ऊपर उठाने की बात होती है, सामाजिक कल्याण की बात होती है। लेकिन जब हम निजीकरण की बात करते हैं तो इसमें मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पैसे कमाना। ठीक है। यहाँ पर जो संपत्ति का मालिक होता है सरकार नहीं होती, कोई एक व्यक्ति होता है। तो निजीकरण के क्या लक्षण है? अत्यधिक लाभ अर्जित करना, ये तो लक्षण है। व्यक्तिगत हाथों में जिम्मेदारी, ये भी लक्षण है। सामाजिक कल्याण, ये लक्षण नहीं है। महंगी शिक्षा, ये निजीकरण का लक्षण है, क्योंकि जैसे जैसे निजीकरण होता जा रहा है, शिक्षा का भी निजीकरण हो रहा है, तो हम देख रहे हैं शिक्षा बहुत ज्यादा महंगी होती जा रही है। तो निजीकरण का कौन सा लक्षण नहीं है? सामाजिक कल्याण। ठीक है, ये निजीकरण का लक्षण नहीं है। भारत में शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात करते हैं ना, तो मतलब सभी तक शिक्षा की पहुंच होना, सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचना। ठीक है। तो भारत में शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है? सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना, सिर्फ लड़कों को शिक्षा उपलब्ध करवाना, सिर्फ लड़कियों को शिक्षा उपलब्ध करवाना, या उपरोक्त में से कुछ नहीं। तो जैसे मैंने आपको बोला, सार्वभौमिकरण मतलब सभी तक शिक्षा उपलब्ध करवाना, सभी बच्चों तक शिक्षा की पहुंच। तो सिर्फ लड़के वाला आंसर गलत है, सिर्फ लड़कियां, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? क, सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना। ठीक है। ये किसका है? सार्वभौमिकरण, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का यही अर्थ है। उसके बाद अगर हम बात करें, शिक्षा को एक बेहतर निवेश, शिक्षा को एक बेहतर निवेश क्यों समझा जाता है? ठीक है, जो सही क्वेश्चन है कि शिक्षा को एक बेहतर निवेश या शिक्षा पर हम क्यों समझते हैं कि शिक्षा पर जो हम पैसे खर्च खर्च कर रहे हैं तो एक बेहतर निवेश है? क्या कारण है इसका? क, जीवन की बेहतर गुणवत्ता। ख, बेहतर नौकरी के अवसर। ग, आंतरिक योग्यता का विकास, जैसे हमने शिक्षा के बारे में पढ़ा है। तो शिक्षा पे हम निवेश क्यों करते हैं? अपने बच्चों को हम अच्छी शिक्षा क्यों देते हैं? आप सब क्यों अच्छी शिक्षा ले रहे हैं? ताकि आपकी जीवन की बेहतर गुणवत्ता हो सके, आपका जीवन बेहतर हो सके, आपको एक अच्छी नौकरी मिल सके, आपके अंदर की जो योग्यता है, काबिलियत है, उसका विकास हो सके। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। समाज का लघु रूप किसे माना जाता है? तो जैसे हमने प्रैग्मेटिज्म के बारे में पढ़ा ना, प्रयोजनवाद के बारे में पढ़ा, तो उसमें क्या कहा गया कि जिस तरह से एक समाज में हम देखते हैं कि अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हम स्कूल को भी अगर हम देखें तो स्कूल को भी समाज का एक लघु रूप कहा जाता है। जिस तरह से स्कूल में समाज में सामाजिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है, वही विभिन्नताएं हमें स्कूल में भी देखने को मिलती है। कि स्कूल में एक क्लास में अलग अलग संस्कृति के बच्चे आते हैं, अलग अलग जाति धर्म से संबंधित होते हैं, फिर भी साथ में रहते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में एक्टिविटी करते हैं। इसलिए हम स्कूल को क्या कहते हैं? समाज का एक लघु रूप कहा जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण से क्या तात्पर्य है? पर्यावरण, क्या अर्थ है पर्यावरण का? ठीक है। तो क, प्राकृतिक वातावरण। ख, मानव निर्मित वातावरण। ग, क और ख दोनों ही। और घ की बात करें तो उपरोक्त में कोई नहीं। तो देखिए, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं ना, तो पर्यावरण में प्राकृतिक पर्यावरण भी आता है और मानव निर्मित जो पर्यावरण है, जो हमारे घर हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, सड़कें हैं, ये सारी चीजें आती हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ग होगा। कि पर्यावरण की बात करते हैं तो प्राकृतिक वातावरण भी आता है और मानव निर्मित वातावरण भी आता है। इसके बाद हम नैतिक मूल्यों की बात करें, ठीक है, तो नैतिक मूल्य संबंधित है, किससे संबंधित है? समाज से, व्यक्ति से, सरकार से, या सभी से? तो नैतिक मूल्यों का संबंध किससे है? व्यक्ति विशेष से है। ठीक है। जब हम नैतिक मूल्यों की बात करते हैं तो इसका संबंध इंडिविजुअल से है, एक व्यक्ति से है। लेकिन जब हम समाज की बात करेंगे ना, तो उसका संबंध किससे? सामाजिक मूल्य से है। ठीक है। तो जहां पे नैतिक मूल्य की बात आती है तो वहां पर क्या है? व्यक्ति विशेष है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? व्यक्ति विशेष, इंडिविजुअल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दीवा स्वप्न नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? विवेकानंद? नहीं। अरविंदो? बिल्कुल नहीं। ठीक है। सावित्रीबाई फूले? ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? गीजूभाई बधेका। तो गीजूभाई बधेका ने 200 से ज्यादा किताबें लिखी, और उनमें जो सबसे फेमस जो उनकी किताब थी, कौन सी थी? दीवा स्वप्न। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, 1848 में पुणे में देश का पहला कन्या विद्यालय किसने खोला?
एनी बेसेंट, सावित्रीबाई फुले, रमाबाई, स्वामी दयानंद। तो इसका जो सही उत्तर है क्या है, सावित्रीबाई फुले ने देश का पहला कन्या विद्यालय 1848 में पुणे में ओपन किया। ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन है, और आप इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि और सिर्फ क्वेश्चन का आंसर का रट्टा मत मारिए, इसको समझने की भी कोशिश कीजिए, ताकि इस तरह का क्वेश्चन, इससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन आए तो आप मतलब इस काबिल हों कि आप उसको आराम से पहले ध्यान से पढ़ें। कई बार जो क्वेश्चन का जो आंसर है ना, क्वेश्चन में ही हमें अगर ध्यान से पढ़ें तो कहीं ना कहीं वहीं से हमें धीरे धीरे कुछ हिंट वहाँ से हमें मिल जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।